4 राउंड के बाद मैं आ गया, मैं कहा मुझे नहीं खेलना। बहन गई थी मेरे साथ, वो कह रही थी तेरे साथ मैं आप किसी कंपटीशन में नहीं जाऊंगा, तूने मेरी नाक कटवा दी। आपकी एक्चुअली एज बताइए दो आज। पहले पैसे की तंगी होती थी, अब तो मैं उड़ाता हूँ बस। ये दिल्ली गैंग के अंदर कौन कौन। वो अपने आप को बड़ा अच्छा दिखाता है, एकदम चीप है भाई। हे गाइस, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। और आज की वीडियो में ये हमारा पॉडकास्ट चैनल है। हे गाइस, वेलकम टू द अनफिल्टर्ड रियलिटी पॉडकास्ट। एंड दिस पॉडकास्ट विल बी ऑल अबाउट बीइंग रॉ। हिंदी में बात करते हैं। एंड जैसे मैं बोल रहा था अनफिल्टर्ड रियलिटी तो हमारी बातचीत जो होगी एकदम रॉ ट्रांसपेरेंट होगी। सब जो हम ऐसे अनफिल्टर्ड तरीके से जो बात करेंगे अलग अलग गेस्ट के साथ, हाँ बातचीत पूरी होनी चाहिए। और आज के हमारे गेस्ट है मन्नू चौधरी। तो चलिए शुरू करते हैं। मन्नू चौधरी इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पावर लिफ्टर्स इन इंडिया। ही इज ऑल्सो अ कंटेंट क्रिएटर ऑन यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम। तो गाइस, पॉपकॉर्न वगैरह लेके बैठ जाओ, एपी फीस पड़ी होगी। पॉपकॉर्न वगैरह रख लो अपने पास में, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बढ़िया तरीके से। भाई मूवी के लिए नहीं, पॉडकास्ट के लिए। हाँ पॉडकास्ट के लिए, फिर भी पॉपकॉर्न तो होनी चाहिए। चाय भी, कॉफी भी। सो मन्नू भाई, वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू भैया। थैंक यू भाई। तो बड़े है ना। थैंक यू भाई, अपने पहले पॉडकास्ट में बुलाया मुझे आपने। तो भाई मैं आपका चैनल देख रहा था। अच्छा। जो आपकी जो पूरी चैनल की नीश है वो पावर लिफ्टिंग है। तो आपकी पावर लिफ्टिंग की शुरुआत भाई कैसे हुई? पावर लिफ्टिंग की शुरुआत जब मैं 13 साल का था, तब मैंने जिम शुरू करा था। और तब मुझे बॉडी बिल्डिंग करनी थी, क्योंकि पावर लिफ्टिंग पता ही नहीं था क्या था। इतना अंडरग्राउंड स्पोर्ट था कि किसी को पता ही नहीं होता था कि होता क्या ये। एसबीडी मतलब। हाँ, तो जो मेरे पहले कोच थे निशान डागर, मतलब जिम के ट्रेनर थे वो, तो मैंने उनसे बोला मुझे बॉडी बिल्डिंग करनी है। तो उन्होंने बोला इसमें बहुत स्टेरॉइड यूज़ है, तो अभी जिम कर, बस अच्छे से मेहनत कर। मैंने कहा चलो ठीक है। मैं मेहनत करते 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 फिर मुझे निशान डागर भैया से ही एक नाम सुनाई दिया, द्रोणाचार्य द जिम। इंडिया के जितने भी एथलीट्स निकलते हैं बॉडी बिल्डिंग में, द्रोणाचार्य द जिम से निकलते हैं। पूरा ट्रेंड था 5-6 साल पहले। तो मैंने कहा ये कौन सा जिम है, तब मुझे पता नहीं था ब्रांचेस होती हैं। तो मेरे घर के पास एक द्रोणाचार्य द जिम था, मैंने उसको ज्वाइन कर लिया। और वहाँ पे जाके मुझे पावर लिफ्टिंग के बारे में पता चला, क्योंकि वहाँ पे पावर लिफ्टर्स आते थे। वहाँ पे ट्रेंड था पूरा वेट हैवी मारने का, डेड लिफ्ट हैवी मारो, बेंच हैवी मारो। तो एक भैया ने मुझे बोला पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन खेलने चल ले। मैं खेलने गया और फिर वहाँ पे मैं खेलता रहा, जीता 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 जीता। फिर मैंने कहा यार बॉडी बिल्डिंग तो बहुत, मतलब बंदे ऑफेंड भी हो सकते हैं, पर बॉडी बिल्डिंग मुझे बहुत ही ज़्यादा वैसा गेम लगता है कि जेनेटिकली ब्लेस्ड लोग ही कर सकते हैं। क्योंकि अगर तुम एक पर्टिकुलर मसल टाइप के साथ पैदा हुए हो, तुम्हारी ट्राइसेप्स सीधी जा रही है, टेढ़ी नहीं जा Insertions जो होते रही, हैं हाँ तुम्हारी चेस्ट वीक है, अगर चेस्ट की टाइप भी होते हैं, एब्स अगर तुम्हारे 4 ही आते हैं 6 नहीं आते, तो वो तुम चेंज ही नहीं कर सकते, चाहे तुम कितनी भी मेहनत करो। तो मुझे वो अनफेयर लगती है गेम। मैं कहा यार स्पोर्ट ऐसा होना चाहिए जहाँ पे बंदा ना अपने मेरिट और मेहनत से जज होए, ना कि जिस चीज़ के साथ वो पैदा हुआ है, कि तुम किस जेनेटिक के साथ पैदा हो, इससे जज नहीं होना चाहिए। बट ऐसे तो पावर लिफ्टिंग में जैसे लॉन्ग लिम्स का और शॉर्ट लिम्स का होता है कि जिनके से हाथ लंबे होते उसमें हैं, ये नहीं है ना कि फीमर तुम बोन जीत लंबी ही है। नहीं सकते। हाँ लेकिन टफ तो होता है ना, मतलब एक टाइप से यार टफ उसमें तो भी। फिर वो एक्सक्यूजेस वाली बात है ना। अगर बॉडी बिल्डिंग में भी जैसे जेरेमी पोर्टवेन है, उसकी भी 4 एब्स है, वो भी काई क्यों नहीं जीता फिर अभी तक? वो तो है। अब वो तो यार किस्मत काई की नहीं बात जीता हो अभी जाती है। तक, केविन लेब्रोन नहीं जीता केविन अभी लेब्रोन तक। नहीं जीता। अब तो ऐसे उनके देख जो टॉप 5 में आते हैं एकदम बॉडी बिल्डिंग कैटेगरी में, विलियम बोनाक हो गया, ये सारे जो लोग हो गए, अब इनमें से भी इतने हैं जो सालों साल से कम्पीट कर रहे हैं, बट वो बस छूट रहे हैं फर्स्ट प्लेस वही से। तो, वो छूट किस वजह से रहे हैं, वो फैक्टर आता है ना, राउंडनेस ऑफ मसल। बट वो तो देखना अब स्पोर्ट के हर जगह ही है वो तो। अब फार्मूला 1 में देख लो आप, मिली सेकेंड्स का फर्क होता है जो फर्स्ट रेसर हाँ होता है। पर वो क्या कहते हैं, वो स्किल्स गेम है। मेरे को इतना फार्मूला 1 के बारे में मैं पता वैसे नहीं, वो स्किल example के दिया ऊपर मतलब है। एक। पर मुझे बॉडी बिल्डिंग प्योर ऐसा लगता है कि तुम जिस एक बॉडी टाइप के साथ पैदा हुए हो ना, उसका बहुत इम्पैक्ट पड़ जाता है। स्टार्टिंग पॉइंट ही आपका थोड़ा उसमें हाँ, और बेटर प्लस होता है। मैं एक ऐसी एज में था 13-14 साल में, जिसमें मुझे अपने जेनेटिक्स नहीं पता। क्योंकि आजकल के बच्चे बहुत रोते हैं, अरे भाई हमारे तो जेनेटिक्स ही नहीं है। मुझे अपने जेनेटिक्स नहीं पता, मुझे ये नहीं पता कि मेरी हाइट कितनी लंबी जाएगी, मुझे ये नहीं पता कि मैं ग्रोथ कैसे होगी। तो मुझे ना बहुत अनफेयर लगने लगा था। मुझे ये लगा था यार पावर लिफ्टिंग के अंदर तो बस वेट उठाना है। तो मुझे तब जितना दिमाग चलता था, मैंने उससे ये डिसीजन लिया। और सेकेंड मेरा ये था कि जैसे बॉडी बिल्डिंग में तुमने पूरी प्रेप करी, तुम ऑन स्टेज पे चले गए, ऑन स्टेज पे तुमने जो अब ला दिया है वही है, अब तुम कुछ चेंज नहीं कर सकते। अब तुम पोजिंग अच्छे से करो, वो है। पावर लिफ्टिंग के अंदर तुम ऑन द स्टेज गेम पलट सकते हो। तुमने जो वेट अपनी पूरी लाइफ में कभी हिट नहीं करा, तुम वहां पे हिट करके अपने आप को एक वर्दी साबित कर सकते हो। जैसे कि मेरे साथ नेशनल में हुआ था, मैंने 290 kg 4 बार घर पे अटेम्प्ट करा, मेरे से हिला तक नहीं, बिल्कुल भी मूव नहीं हुआ। और मैंने नेशनल में 2 बार वेट लिफ्ट करा वो। एंड घर पे 290 से पहले वो कौन सा वेट था जो लिफ्ट हो रहा था, लाइक 280, 285 या फिर 280 मारा था मैंने लास्ट। मतलब 280 के स्टेज बाद पे भी आप हाइट बहुत इतने स्टेज के ऊपर। 10 साढ़े 12 हाइप किलो नहीं,
रेडीनेस स्टेज जो पे होती ना है, रेडीनेस प्रेप करते हो, एड्रेनल रश होता है और एक फिर वो होता है ना तुम इतने साल से मेहनत कर रहे हो ना तो पूरा फ्लैशबैक आता है कि यार ये अगर ये वेट लिफ्ट नहीं करा तो फिर focused क्या होते हो फायदा। तुम कुछ, हाँ, तो वो एक तरीके से ना एड्रेनल रश होता है, फिर तुम कुछ भी कर सकते हो उसमें, मेरे को ऐसा लगता है तुम अगर चाहो तो, क्योंकि वो माइंड का गेम है। मुझे ऐसा लगता है कि डिलूजनल होना ना बहुत अच्छा है इस गेम में, पावर लिफ्टिंग के अंदर, क्योंकि ना मेरा जो कोच है वो मुझे पूरी प्रेप कहता रहता है, नेशनल एशियन स्टेट सब में कहता है, मैं उसको ऐसे नंबर्स बताता हूँ मैं ये नंबर करूंगा हिट, कहता भाई तू डिलूजनल है, ये नहीं कर सकता तू हिट। मैं कहता तो दिक्कत क्या है, मगर डिलूजनल हूँ, क्या पता मैं कर दूं हिट, पर मेरे को, मैं अपने दिमाग पे एक लिमिट नहीं लगाना चाहता कि यार नहीं यहीं तक कर सकता हूँ मैं मैक्सिमम। मेरे दिमाग पे आज तक मैंने कोई लिमिट रखी नहीं, मैं कहा मैं जो मर्जी चाहूँ वो वेट लगा सकता हूँ, मेरे दिमाग में ये रहता है, और ये पावर लिफ्टिंग में पॉसिबल है, बॉडी बिल्डिंग के अंदर नहीं है। बट स्टिल एक डोंट यू थिंक जैसे रियलिस्टिकली 10 किलो 15 किलो स्क्वाट डेडलिफ्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा 20 किलो, बट उसके बियॉन्ड तो मतलब नहीं पुश हो पाएगा, मतलब उतना 20 किलो 500 ग्राम 250 ग्राम 100 ग्राम बहुत मायने रखता है कंपटीशन में यार। देखो पता है जब तू रिकॉर्ड्स अटेम्प्ट के पास होता है ना, जैसे समझ ले वैसे तो जब world तू record नॉर्मल, attempts। हाँ तू नॉर्मल compete कर रहा है तो तू मिनिमम जंप ले सकता है 2.5 kg का, लेकिन जब तू रिकॉर्ड के पास होता है ना तब तू 100 ग्राम भी बढ़वा सकता है। तो ये एडवांटेज रहता है, अगर तू 100 ग्राम भी बढ़वा सकता है ना, जैसे समझ ले रिकॉर्ड किसी ने 290 kg का बना रखा है और तू उसे ब्रेक करना चाहता है तो 290.1 भी ले सकता है। ओ तो 100 ग्राम भी बहुत, 20 किलो तो तूने बहुत ज्यादा कह नहीं, दिया। मैं इस बार पे बोल रहा था, जैसे तूने बोला ना एड्रेनलिन में बंदा मतलब लिमिट नहीं सेट करने की, भाई कंपटीशन में मैं 290 को क्या 295 एडी उठाऊंगा, हॉल ने आज तक कभी 500 किलो वेट उठाया नहीं था, और उसने उससे पहले 450 460 kg, 4 फेल किया 450 था। 60 kg, हाँ, मैक्सिमम बहुत उसने स्लो जिम में उठाया था। वही मारा था, और उसने स्टेज पे 50 किलो ऊपर मारा नहीं मारा। वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन, द ओनली पर्सन टू लिफ्ट 500 kg फर्स्ट पर्सन, first उसके बाद हाफ थॉर ने लगाया था, बहुत बाद में 501। हाँ पर उसने जिम में लगाया था, मैं भी नहीं मानता यार ऐसे तो। लॉकडाउन के अंदर होम जिम में इंटरनेशनल जजेस के सामने लगाए थे, लेकिन फिर भी पूरे home gym में वर्ल्ड था। के सामने नाक से खून आ गया था उसके, लाइक और इंटेंस। मतलब बहुत प्रेशर था उस पे उस समय, तो वही चीज है कि मेरे को नहीं लगता कोई लिमिट है, देख जब तक कोई बंदा कोई चीज करता नहीं ना तब तक वो इम्पॉसिबल ही लगती है। Explore नहीं करता अब एडी हॉल ने 50 किलो का एक या 60 किलो का कुछ एक मार्जिन बना दिया कि तुम इतना ऑन द स्पॉट लिफ्ट कर सकते हो, क्या पता कोई आ जाए जो 100 किलो लिफ्ट कर दे, कोई लिमिट थोड़ी है। ह्यूमन पोटेंशियल किसको पता है, किसी को नहीं पता। अगर हम अब से 100-200 साल पहले जाएंगे तो मेरे ख्याल से एक, तुमने भी देखी होगी रील, एक बहुत वायरल होती है, महाराणा प्रताप ने पता नहीं अपने घोड़े के साथ कुछ, पता नहीं बहुत लंबी जंप मारी थी, बहुत लंबी जंप, पता नहीं उनके घोड़े ने बहुत लंबी जंप मारी थी। तो वो तो आजकल के लोग कहते हैं पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। अब क्या पता हुआ हो, क्या पता हमने अपनी थिंकिंग ही इतनी लॉक कर दी है, क्योंकि वो देखा है ना तूने एक्सपेरिमेंट कि एक बॉक्स के अंदर कीड़े को रख देते हैं और ढक्कन बंद रहता है, तो जब वो कूदते fleas हैं हाँ एक लेवल तक कूदते हैं, और फिर उनके और बाद जब वो ढक्कन हटा देते हैं ना तभी भी वो बाहर नहीं आते बॉक्स से, वो एक लेवल तक ही कूदते रहते हैं। टकरा के नीचे तो आते वही हैं, फिर चीज उसके है, बाद उनकी वो लिमिट हो जाती है। वही तो सोशल मीडिया के वजह से जो ये मीडियोकर पीपल है ना, जो लाइफ में कुछ कर नहीं पाते, वो इतने ज्यादा फेमस हो चुके हैं, तो वो सबको यही इंपैक्ट बना रहे कि नहीं भाई तुम इतना ही कर सकते हो, तुम इससे ज्यादा नहीं कर सकते। आई मीन अपना पोटेंशियल तो आपको एक्सप्लोर करके ही पता चलता है जब आप, किसी ना किसी को तो करना ही है, तो तुम क्यों नहीं बन सकते वो। जैसे हमारी भाई सोसाइटी होती है, उसमें बोला जाता है कि जिम ज्वाइन करेंगे तो उससे हाइट रुक जाएगी। जैसे आपने बोला 13 ईयर्स की उम्र में आपने पावर लिफ्टिंग स्टार्ट करी, तो आपको इन लगा कि एकदम से मेरी हाइट रुक जाएगी, मैं लंबा नहीं होऊंगा? मॉम डैड ने यार, सपोर्ट करा आपको? मैं जैसे इतना स्मार्ट पहले भी नहीं था, अब थोड़ा बहुत हो गया हूँ स्ट्रीट स्मार्ट या फिर इंटेलेक्चुअली जैसे स्मार्ट दोनों में दोनों में। पर मेरे को कभी हाइट से अपने फर्क ही नहीं पड़ा, तब मुझे इतना कुछ लगता नहीं था कि मेरी हाइट इतनी कम है। 13 साल के बच्चे को क्या ही पता होता है हाइट से, इतना कौन ही देखता है। घर वालों ने मना नहीं करा? मम्मी ने मना करा था, पापा अलग रहते हैं तो उनकी कोई राय थी नहीं इन चीज़ में, ना ही मैंने उन्हें बताया जाने से पहले। तो मम्मी ने मना करा था कि तेरी हाइट रुक जाएगी। मैंने ये चीज़ मुझे ना इस समय अब बहुत फैसिनेटिंग लगती है कि मैंने जब ये जिम ज्वाइन करा था ना, मैं इतना कॉन्फिडेंट था ना इस चीज़ को लेके, पता नहीं क्यों था। अब वो मुझे समझ नहीं आता, क्योंकि मैंने अपने घर पे पता क्या बोला था, मैं बहुत सारे स्पोर्ट्स ट्राई कर चुका हूँ, मैंने क्रिकेट की कोचिंग ली है फुल किट के साथ। क्रिकेट भाई मैंने भी ली। मैं स्टेट टीम के लिए जो रणजी मैच होता है ना मेरे ख्याल से, उसके लिए सेलेक्ट हो गया था मैं गया ही नहीं। अच्छा, मैंने मना कर दिया, मैं कहा मैं नहीं जा रहा, मैं मन ही नहीं था। ऐसा क्यों, मतलब मन ही नहीं था भाई मैं बहुत मूडी इंसान हूँ। ऑलराउंडर थे आप? नहीं, बैट्समैन और बॉलिंग। बैट्समैन, बॉलिंग और फील्डिंग ऑलराउंडर हुए? अच्छा, फील्डिंग नहीं करते थे? मेहनत वाला काम नहीं करता। मैं भागता था ही नहीं, और मैंने बचपन से जो भी स्पोर्ट करे ना चूज, वो एंडोरेंस वाले थे।
तो इसलिए मेरा मन ही नहीं लगता था, मेरे को मन ही नहीं करता था। मैंने स्केटिंग बचपन से कर रहा हूँ, यूकेजी से। मैं स्टेट में कंपटीशन खेलने गया, उसमें बोला 20 राउंड लगाने, मेरी फट गई 4 राउंड में। मैं लिटरली क्विट कर दिया मैंने 4 राउंड के बाद। मैं आ गया, मैं कहा मुझे नहीं खेलना। और मुझे इतना बुरा लगा था, मतलब मुझे उस समय बुरा नहीं लगा। मेरे बहन गई थी मेरे साथ, वो कह रही थी तेरे साथ मैं आज किसी कॉम्पिटिशन में नहीं जाऊंगी, तूने मेरी नाक कटवा दी यहाँ पे। मैं कहा, क्या कैसे करूँ 20 राउंड? तो मैं एक्सक्यूजेस देने लग गया था, मेरे पे स्केट अच्छे नहीं है ये वो। और फिर मैंने स्विमिंग भी करी, बहुत सारे करा, पर मुझे किसी में मजा ही नहीं आया। किक होती है ना, किक नहीं आई यूट्यूब से मिली किक? ना, यूट्यूब से भी नहीं मिली मुझे किक, क्योंकि अगर यूट्यूब से मुझे किक मिली होती तो मैं अभी तक बहुत बेटर कर रहा होता। क्योंकि मेरा पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, मुझे खुद पता है। मैं चाहूँ तो फिटनेस के अंदर नंबर 1 पे जा सकता हूँ, जिस हिसाब की मेरे पे नॉलेज है फिटनेस के लिए। क्योंकि मैंने जिस एज में जिस टाइप की मसल और जिस टाइप से मैं ग्रोथ करता हूँ, मुझे लगता है मैं बहुत एक्सपोनेंशियल करता हूँ। और मैंने बहुत कुछ एक्सपीरियंस से सीखा है, तो मैं लोगों को बता सकता हूँ कि मैंने ये ट्राई कर रखा है, तुम ये करो। बुक की नॉलेज और एक्सपीरियंस दोनों है मेरे पास। एक्सपीरियंस मैटर करता है। और मैंने एक ऐसे लेवल पे करा है, एक बिल्कुल मिडिल क्लास से शुरू करा था मैंने, और इतनी स्ट्रेंथ पाई थी मैंने। अपनी जो पहली डेडलिफ्ट लगाई थी 200 किलो, वो मैंने मेरे ख्याल से 15 या 16 का था मैं। इस चीज़ पे भी बहुत लोग कंट्रोवर्सी कर देते हैं। मैं ना, एज किसी को ध्यान रहती है। अब मैं 16 कह दूंगा, वो बोलेंगे कि भाई तूने तो 16 बोला भाई था, बता दो पर एक्चुअल तूने एज कहाँ क्या है? ऑफिशियल एज क्या है अभी? आपकी एक्चुअल एज बताइए दो आज। मेरी एक्चुअल एज 20 ईयर्स ओल्ड है। इस मार्च में मैं 21 का हूँगा, लेकिन जो मेरी ऑफिशियल बर्थडे आता है वो सितंबर में आता है। तो मेरी डेट ऑफ बर्थ जो पेपर पे है ना, उससे मैं पहले अपनी एज क्रॉस कर देता हूँ। अच्छा, वो लोगों को लगता है कि मैं लेट करता किसी हूँ, चीज के लिए जो भी रीजन होएगा उसके लिए करते पता नहीं वो क्यों रीजन था। मैं मेरे जब भी 2-3 दोस्त हैं उनके पहले करते थे नहीं, यार मैं ऐसे। जब अपना फर्स्ट नेशनल खेलने गया था ना, तो उन्होंने मेरे से मेरा डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट मांगा था। 2018 में मैं लखनऊ नेशनल खेलने गया था। तो जब मैं अपना डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट वो ऑफिस में गया ना निकलवाने, तो वहां पे मेरी डेट ऑफ बर्थ मार्च लिखी आई। तो मैं कंफ्यूज हो गया, मैं कहा मेरी मार्च क्यों है? मैं मम्मी के पास गया, मम्मी मार्च क्यों है बर्थ सर्टिफिकेट पे? हाँ, मम्मी ने कहा मुझे नहीं पता, क्योंकि मम्मी इतना वो नहीं है एजुकेटेड, वो इन सब में नहीं रहती थी। पापा अलग रहते थे, तो मैं उनसे पूछ नहीं पाया। तो फिर मेरे को पता ही नहीं चला कि रीज़न था क्या। मे बी चाचा वाचा कोई गए होंगे, उनको याद नहीं होगा। मेरा नाम भी मन्नू इसलिए ही था, क्योंकि मन्नू किसका नाम होता है रियल? निकनेम होता है, मतलब वैसे कह रहा हूँ मैं, निकनेम होता है, पर रियल नाम मैं किसी का नहीं होता। मैंने इसका तो बन नहीं गया लिया। भाई, जो निकनेम था रियल नाम हो गया। तो इसलिए मेरा मन्नू भी मैंने है, change क्योंकि कराया। मेरे को घर में सब मन्नू बुलाते थे, तो कोई गया होगा घर से। अब मम्मी जाती नहीं थी, तो उन्होंने मेरा नाम मन्नू ही लिखवा दिया, तो मेरा नाम मन्नू ही पड़ गया। मैं कहा लो भाई, हो गया बेटा कर। फिर मैंने अपना नाम करण रखा था खुद से। अच्छा, करेक्ट। हाँ, वो भी पता क्यों रखा था मैंने? क्योंकि मैं जब बहुत छोटा था ना, तो मैं महाभारत देखता था, तो महाभारत में मुझे कर्ण बहुत अच्छा लगता था। अच्छा, हाँ, भले ही वो जीता नहीं, पर मुझे ना जो उसका वो था ना, पता नहीं मतलब मेहनत जो करता था, मुझे लोगों बहुत को इंस्पायरिंग मारता लगता था। हाँ, लोगों को मारता था। नहीं, वहां तक मैं पहुंचा ही नहीं। मैंने सिर्फ वहां तक देखा था कि वो अपनी, मेरे को इतना पता नहीं है, तो भाई अगर मैं कुछ गलत कह दूं तो उसके लिए मुझे ट्रोल मत करना। कि वो शिक्षा लेने के लिए गया था, उसे मना कर दिया था। तो फिर वो मूर्ति बना के द्रोणाचार्य की, मेरे ख्याल से किसकी मेरे को भी आइडिया नहीं। मूर्ति बना के प्रैक्टिस करा करते थे। तो मुझे बड़ा इंस्पायरिंग लगा। मैं कहा भाई बहुत मेहनती बंदा है। वो महाभारत मैंने एंड तक तब देखी नहीं, तो मैंने कहा मैं आज से मेरा नाम करण, तो मैंने वो रख दिया था। यही स्टोरी है। मन्नू AK करण। हाँ, मन्नू AK करण। तो मेरे जो बचपन का दोस्त है ना, ये मुझे करण के नाम से बुलाते थे। और आप स्कूल से साथ में हुए? हाँ, हाँ, स्कूल से। ये जब 10th में था, मैं तब 5th 6th में था। मेरे कभी भी मेरी एज के दोस्त बने ही नहीं। वैसे सही में मन्नू बड़ा ही लगता देख है के अपनी लगता एज नहीं है से। 20 साल का है। 20 साल का लगता कोई नहीं नहीं बोलेगा है। भाई आपको। अब लगता हूँ, जब पहले था तब छोटा ही लगता और था। मैं नहीं लगता कहीं से मैं 26 का हूँ। 26 का है तो 30 का तो है। क्या लगता है? मेरे को लगता था 22-23 का। यही तो फर्क 26 का है। है। मैं 40 में भी 30 का लगूंगा। अच्छी बात है। 26 का है। ये पर्सपेक्टिव है मेरा। तो भाई ये पावर लिफ्टिंग करते करते फिर वीडियो क्रिएशन कैसे स्टार्ट हुई? मतलब यूट्यूब पे इससे यूट्यूब से पहले जब टाइम भी नहीं था यूट्यूब का, तब बहुत ही अनसर्टेन जैसे करियर था, अभी भी है, लेकिन तब उससे पहले यू वर इनटू पावर लिफ्टिंग इतने टाइम तक। तो मतलब यूट्यूब सोचा कैसे? मेरा एक्चुअली क्या था, जब मैं 18 टर्न होने वाला था ना पेपर पे, तो मैंने ये करा था कि मैंने घर पे ये बोला हुआ था कि मेरे को 18 साल के बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ही एक्सपेंसिव स्पोर्ट है। पर फिर भी मैं इतना ट्रैवल करता था, मैंने घर पे टेंशन फ्री करने के लिए बोला था कि 18 साल के बाद मैं अपना संभाल लूँगा, क्योंकि मैं लीगली हो जाऊँगा जॉब करने के लिए। क्योंकि मैंने 15-16 साल में भी जॉब करी हुई है, एक जिम में शटर खोलना बंद करना, वेट रीरैक करना, इन सब की। पर फिर अब कोई लेता नहीं, जब से सोशल मीडिया फेमस हो गया था, क्योंकि बच्चा है, कोई केस कर दे, कोई कुछ कर दे, वो वाला।
तो मैंने कहा था मैं 18 साल के बाद कोई ना कोई जॉब कर ही लूँगा। माइनर में हाँ। तो जब मैं 18 साल का टर्न ही होने वाला था ना, 3-4 महीने बचे थे बस, तो मेरे को फिर यूट्यूब के बारे में पता चला, सिंघा उंगा ये सब मिले मुझे, उन्होंने कहा कि तू यूट्यूब चैनल शुरू कर। मैंने कहा अच्छा चलो शुरू करते हैं। तो भी था जब वो पहली वीडियो शूट करी थी सिंघा के साथ, हाँ हाँ जुलाई 2021। तो मेरे को लगा यार चलो यूट्यूब शुरू कर लेते हैं। मैं एक्चुअली स्विगी की जॉब ज्वाइन करने वाला था, जो ड्राइवर की होती है ना, मेरे पे बाइक थी पापा की एक, तो मैंने वो हिसाब बना रखा था पूरा कि मैं सुबह से शाम तक इतने बजे तक जॉब, मैंने पूरा लिस्ट बना रखी थी, सुबह से शाम तक जॉब करूंगा, महीने के 20-25 हज़ार रुपये निकाल लूँगा मैं, और मेरा डाइट का खर्चा प्यार से निकलेगा, रात को अपना जिम करने चले जाऊँगा। तो मेरा फुल सेट था। मेरे को बस किसी ने कह दिया कि यार सोशल मीडिया पे पोस्ट करना शुरू कर, 3-4 महीने तक पोस्ट कर, तेरा इनकम निकल जाएगा 20-25 हज़ार को। मैं कहा देखते हैं पोस्ट करके। मैंने रील डालनी शुरू करी, तो मेरी रील वायरल हो गई, फिर यूट्यूब पे डाला, यूट्यूब वायरल हो गई, फिर एक ब्रांड ने अप्रोच करा, उन्होंने स्टार्टिंग में 3-4 हज़ार रुपये दिए कुछ प्रमोट करने के लिए। मैं कहा यार ये तो सही है। तो फिर मेरे दिमाग में जॉब का आया नहीं, मैंने कहा चलो यूट्यूब इतना बेस बना लेता हूँ मैं कि मैं अपनी डाइट का खर्चा निकाल लूँ। बस मेरे को यही था, मेरे को अपना सोशल मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग करना है कि मैं अपना डाइट का खर्चा निकाल लूँ। बस मेरा एक्सपेंस ऐसा होता क्या था, मतलब कैसे एक्सपेंस होता था? चिकन और ट्रैवलिंग का बस। अच्छा, बाकी घर पे चावल दाल ये सब तो पड़ा ही रहता है। मैं ज़्यादा कुछ फैंसी डाइट नहीं खाता, घर की रोटी घी ये सब तो घर के राशन में ही आता था, तो वो मैं अलग से काउंट नहीं करता था। पर मेरा जो चिकन अंडे और जो मेरा ट्रैवलिंग का एक्सपेंस होता था, क्योंकि मुझे पावर लिफ्टिंग जिम दूर जाना पड़ता था घर से 25 किलोमीटर। क्योंकि याद है जब हम मिले थे तब मन्नू जिस जिम में आया था वो ऑलरेडी 1-1.5 घंटा दूर था उसके घर हाँ से। मैं वहीं करता था। दा जिम द्रोणाचार्य वही था ना, आई थिंक। नहीं, वो पावर लिफ्टिंग स्टूडियो था। पावर लिफ्टिंग वो स्टूडियो पावर लिफ्टिंग स्टूडियो था, और द्रोणाचार्य द जिम जो मुकेश गहलोत सर का है, वहाँ पे मैं जाता था जब से मैं 15 या 16 का था मेरे ख्याल से। मैं वहाँ पे रोज़ ट्रैवल करता था, और मतलब पहले मेट्रो से जाता था 25 किलोमीटर जाना, सुबह फिर आना, पूरा दिन मेरा ट्रैवल में निकलता था, वहाँ पे ट्रेनिंग करता था। तो यही रहता था मेरा, तो मेरा बस यही था हसल भाई, हसल रियल हसल करी है। मैंने तो यार हसल का भी बताऊं तो मैंने तो इतना करा है कि मतलब सिर्फ मैंने नहीं करा, मेरे से ज़्यादा हसल मुझे लगता है मेरे घर वालों ने करा, मम्मी और बहन ने, क्योंकि उन्होंने मेरे को इतना फ्री माइंड होने की कैपेबिलिटी दी कि मेरे को पैसों के बारे में इतना ना सोचना पड़े। क्योंकि जब मैं पूरे दिन ट्रैवल कर रहा हूँ उसके भी पैसे लगते थे, मेट्रो से जा रहा हूँ, फिर कुछ खाने के अंडे चिकन, अब लोगों को लगेगा यार अंडे चिकन के कितने पैसे होते हैं, पर हम इतने वेल्दी फैमिली से नहीं थे, पापा अलग रहते थे, मम्मी बहन अलग रहती थी, तो पैसे नहीं हो पाते थे इतने। भाई वो हो जाता है, मतलब जिस क्वांटिटी पे भी तुम खाते हो। तो मैं खाता भी नहीं था इतना, मेरे को दिन का चिकन एक बार खाता था, उसके लिए भी पैसे कभी कभार नहीं हो पाते थे, 70-80 रुपये भी नहीं हो पाते थे मेरे पे, ऐसा सीन था। तो मम्मी ने 2 साल तक एक जो नॉर्मल फैक्ट्रीज होती है ना जहाँ पे वो पेपर पैक करते हैं, उसकी जॉब करी सिर्फ मेरे लिए, ताकि उससे 5-6 हज़ार रुपये मिले बस। और 7-8 घंटे की जॉब होती थी वो, 7-8 घंटे की जॉब, 5-6 हज़ार रुपये मिले, 5-6 हज़ार रुपये मेरे पे। बहन ट्यूशन पढ़ाती थी 5-6, उसके जो पैसे आते थे वो भी मेरे पे ही जाते थे, ट्रैवलिंग में किसी में। और फिर ऊपर से जब ठंडियाँ आती थी ना, तो द्वारका साइड इतनी ठंड पड़ती है, मैं उसमें जाया करता था कम्बल ओढ़ के स्कूटी पे, और इतनी ठंड होती थी, तो वो उस टाइम का जो मन्नू था ना, मुझे उससे इतनी जेलसी होती है ना, क्योंकि उस टाइम जो मेरे में ड्राइव थी ना, मुझे लगता है वो अब ड्राइव ना कहीं जैसे जैसे मैं ग्रो कर रहा हूँ ना, वो मैं खो रहा हूँ। वो एज के साथ थोड़ा होता है, कम होती है एज के साथ, ड्राइव नहीं चेंज होती है, वो बस आपका पर्सपेक्टिव और आई थिंक जो अप्रोच होती है वो धीरे धीरे मैं अचीव तो बेटर कर रहा हूँ लाइफ में, मैं हर बार बेटर कर रहा हूँ, लेकिन मैं अगर मुझे इंस्पिरेशन चाहिए होता ना, तो मैं अपने पहले वाले सेल्फ को देखता हूँ, क्योंकि मैंने जो पहले कर लिया ना, मुझे समझ ही नहीं आता मैंने कैसे कर लिया था। मैं घर पे मम्मी के पास गया था पहली बार, मैंने बोला मम्मी ये पावर लिफ्टिंग ऐसा गेम है, मैं इसमें करूँगा, और इसमें मिड में तो पैसा नहीं है, पर मैं इसमें इंडिया में टॉप पे चले जाऊँगा। ये बात है जब मैंने पावर लिफ्टिंग में 100 किलो की डेडलिफ्ट भी नहीं मारी थी, और मैं 70 किलो का था। मैंने कहा अगर मैं इंडिया के टॉप पे चला गया ना, तो पैसे की कमी नहीं होगी इसमें। और मम्मी ने बोला चल मेरे को तेरे पे भरोसा है, तू कर। और मेरे को समझ नहीं आ रहा कि एक जैसे अब हम बड़े हो रहे हैं, तू भी बड़ा है, अगर कोई 13 साल 12 साल का बच्चा तेरे को आके बोले मैं इसमें टॉप पे चले जाऊंगा, हम बोलेंगे यार चल ठीक है बच्चा है, जज्बा है इसके अंदर, लेकिन नहीं बच्चा है, मतलब इसको realistic- रियल real वर्ल्ड world नहीं नहीं पता, देखा अभी, इसको रियल वर्ल्ड नहीं पता, स्ट्रगल नहीं देखा इसने क्या होता है कि टॉप पे जाने के लिए कितनी मेहनत लगती है। तो मेरी मम्मी ने मेरे पे भरोसा करा, तो मुझे ऐसा कभी फील ही नहीं हुआ कि इम्पॉसिबल चीज़, और मेरा गोल ही वही था। मैं कहा मेरे को टॉप पे जाना है, मेरे को बिल्कुल नंबर 1 पे जाना है, क्योंकि नंबर 1 पे इसलिए जाना है, इसलिए नहीं कि ग्लोरी मिलेगी, नंबर 1 पे अगर मैं चला गया तो मेरा ये था कि पैसे की दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जो नंबर 1 पे रहता है उसको पैसे की दिक्कत होगी, चाहे वो कोई सी भी फील्ड हो, कोई सी भी। तो मेरा वही गोल था स्टार्टिंग से,
और स्ट्रगल तो अब वही मैं बताता ही नहीं लोगों को, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है भाई सिंपैथी के लिए कर रहा है, आजकल बहुत सारा वो चल रहा है। पर मेरे से ज़्यादा स्ट्रगल तो मेरे घर वालों ने करा। मैंने तो बस यही स्ट्रगल करा कि मुझे ट्रैवल करना होता था बहुत ज़्यादा, पर ये क्या ही स्ट्रगल है, ये तो अगर तुम्हें कुछ अचीव करना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। पड़ता नहीं। तो भाई जैसे फैमिली ने सपोर्ट आपको स्टार्टिंग से करा, हाँ, मम्मी बहन ने पूरा उन्होंने ये नहीं support बोला कि जैसे कन्वेंशनल अप्रोच होती है सोसाइटी की हमारी कि सरकारी जॉब कर लो, कुछ नौकरी कर लो? बाकी प्रोफेशन नहीं, पापा ने बोला था। पापा ने तो मेरे को लिटरली कागज पे लिख के दिया था कि तू इस लाइन में कुछ नहीं कर पाएगा, 1 रुपए तक नहीं कमा पाएगा, लिख के ले लो। और उन्होंने मुझे एक बार नहीं 50 बार बोला है। मेरे को जिम की फीस भरनी होती थी, उसमें कह देते थे वो कि मैं तेरे लिए पैसे 1 रुपए नहीं दे रहा, क्योंकि बहन उस समय लॉ कर रही थी, उसके एक एक डेढ़ डेढ़ लॉ लाख करी है रुपए। आपकी? हाँ, लॉ करी है? जुडिशरी कर रही है वो। ओह अमेजिंग भाई। जज के पेपर। हाँ तो वो जुडिशरी कर रही है। तो वही था ना, एक बंदा जो पढ़ाई में था ही नहीं, और एक जो पढ़ाई में इतनी ज्यादा सही थी। सेम स्कूल में जाया करते थे। मेरी बहन प्रेसिडेंट थी स्कूल की, ओ भाई और मैं जाता ही नहीं था स्कूल। ऐसा था। मैं जाता ही नहीं था, मैं 5-6 दिन जाया प्रॉक्सी लगवाती थी हाँ, वही से- मतलब मेरे को उसकी वजह से गालियाँ वालियाँ नहीं पड़ती थी इतनी स्कूल में। वो कहते थे अच्छा खुशी का भाई है, खुशी का भाई बड़ी बहन है। हाँ। अच्छा। तो वही सीन था। तो पापा ने तो मुझे बहुत बोला, उन्होंने तो मुझे इतने ताने मारे, मतलब ताने क्या, मतलब कभी कभार तो ऐसा फील होता था कि यार ये तो मेरे को बिल्कुल प्यार ही नहीं करते, ऐसा फील होता है। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है एक लड़के के लाइफ में ना ये पढ़ना चाहिए उस पर, क्योंकि ये एक टाइम आता है जब उसमें पढ़ेगा, जब वो Reality check 22, 23, 24, 25 साल का होता है, तब उसमें बहुत झटका लगेगा उसे, जब उसे ये एक्सपीरियंस आता है ना कि अरे भाई साहब मेरे को तो कोई हेल्प करने वाला ही नहीं है। ट्रू ट्रू। बैकबोन या फिर और तब उसको संभलने में वो संभलने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि तब उसमें सिर्फ खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, उसमें अपने परिवार की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, अपने किसी की मम्मी पापा की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है। तो वो इतना अच्छे से अपने आप को संभाल नहीं पाएगा। मेरे को छोटी एज में 16 साल की उम्र में इतना सब कुछ बोला गया कि तू 1 रुपए नहीं कमा पाएगा। मैं तो रोता था कि यार पापा मेरे से ऐसे ही कर रहे हैं बात। मेरे को तो पूरा फील बहुत ही होता था। नेगेटिव, हर जगह से नेगेटिव वो मिल रहा है। पापा से मिला करता था वैसे। मम्मी बहन पूरा सपोर्ट नहीं मतलब बाकी सोसाइटी को रहता। हाँ, सोसाइटी से तो मुझे फर्क ही नहीं पड़ा कभी। मैंने तो कभी सुना ही नहीं, ना मेरे पे इतना टाइम होता था कि मैं किसी से बात करूं। पूरे दिन ट्रैवलिंग में निकल जाता था और फिर सोता था। तो पापा ने तो बहुत बोला, लेकिन अब मैं उसके लिए वो करता हूँ कि हाँ, कोई था जो वर्ल्ड की रियलिटी मुझे पहले से ही दिखा रहा था कि लोग तुम्हें ऐसा ट्रीट करने वाले हैं आगे जाके। तो अब तो पापा को कहता हूँ, मैं कहा आपने तो बोला था मैं 1 भी रुपए नहीं कमा पाऊंगा। कहते हो तो मैं मोटिवेशन के लिए कहता था। नेगेटिव मोटिवेशन। हाँ, मैं कहा चलो सही है, वो जरूरी भी है, लड़के के लाइफ में जरूरी है भाई। ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब एक तुम्हें सब rational कुछ परोस के देंगे ना। वो बहुत कम लोग होते हैं जो लाइफ में बहुत बेटर कर लेते हैं, उन सब कुछ परोस के दिया जाए। अगर मैं इस समय बेस्ट पे हूँ तो मुझे पता है कि इतना सब कुछ प्रेशर था मेरे पे, कि तभी तो मैं कह रहा हूँ 18 साल के बाद मुझे कुछ ना कुछ करना ही था। क्योंकि मेरे पे इतना प्रेशर था कि अगर मैंने 18 साल के बाद कुछ नहीं करा ना तो मैं नहीं कंटिन्यू कर पाऊंगा ये स्पोर्ट। और गवर्नमेंट जॉब का जो तूने बोला, मेरा एंड गोल गवर्नमेंट जॉब ही था। यूट्यूब में तभी तो नहीं कर रहा था, क्योंकि इसके अंदर क्या था, पावर लिफ्टिंग के अंदर अगर हम 18 के बाद नेशनल में मेडल देते हैं तो हम एलिजिबल हो जाते हैं रेलवे की जॉब के लिए। और रेलवे की जॉब के लिए फिर ट्रायल्स होते हैं। ट्रायल्स में तुमने सबको हरा दिया पूरे इंडिया में से, इंटर यूनिवर्सिटी के चैंपियंस, नेशनल के चैंपियन, तो तुम जॉब पे चले जाओगे। तो मेरा गोल ये था कि बेस्ट जाना है, बेस्ट, ताकि मैं सबको हरा के रेलवे चैंपियन। इफ नॉट एनीथिंग इसके थ्रू मैं उसमें यही था, इफ नॉट एनीथिंग नहीं, यही मेरा गोल था। एक गोल था बस, यही था और कुछ नहीं था। मतलब अगर ये नहीं होता तो कुछ नहीं हो सकता था। यूट्यूब तो मुझे बाद में पता चला, और जब यूट्यूब पता चला तो मैंने जॉब हटा दी। मैंने कहा नहीं, जॉब नहीं करनी, यूट्यूब बेटर है। फ्लेक्सिबिलिटी है, तुम्हें जो मन कर रहा है तुम वो कर रहे हो, अपनी तरीके से कर सकते हो चीज़ें, किसी का बर्डन नहीं है नौकरी। पर मे बी मैं इस साल दिल्ली पुलिस में चले जाऊँ, क्योंकि दिल्ली पुलिस में आ चुकी है पावर लिफ्टिंग। सब इंस्पेक्टर यस, बहुत लोगों को नहीं पता, दिल्ली पुलिस में आ चुकी है, सीआरपीएफ में आ चुकी है, बहुत सारी जगह पावर लिफ्टिंग बहुत जगह ग्रो हो रही है। पर अच्छी बात है, तो बहुत अच्छी बात है ये। तो भाई जैसे अभी हम आपने मनु बोला को कॉल करेंगे उठवा लो बचा लो प्रोफाइल पे लगा दूंगा दिल्ली पुलिस ऑन ड्यूटी। इंस्पेक्टर यस, इंस्पेक्टर थोड़ी बनूंगा सीधे, उसके लिए पढ़ाई ज्यादा करनी बन पड़ेगी। जाएगा तो मैं तो सीधा वही बोल रहा हूँ भाई। मैं तो हवलदार में जाऊंगा। सबसे कम पढ़ाई, टोपी। जाना होगा ही नहीं ना। सबसे अच्छी बात तो यही, उसमें तुम्हें जॉब लगेगी। उसके बाद जॉब लगने के बाद तुम्हारे पुलिस नेशनल्स होंगे, उसमें मेडल तो पूरे साल की छुट्टी। सबसे बेस्ट चीज यही है। MS धोनी में बहुत लोगों को देख के कंफ्यूजन होती है कि स्पोर्ट्स में तुम जॉब लगने के बाद तुम्हें जॉब पे जाना पड़ेगा। नहीं, वो पहले होता था पर पहले होता था। अब मैक्सिमम स्पोर्ट्स में क्या होता है, अगर तुम बेस्ट हो अपने फील्ड में, तुम मेडल दे रहे हो, तो तुम्हें पूरे साल की छुट्टी है, पूरी की पूरी, और तुम्हारी सैलरी मंथली अकाउंट में। एक तरीके से लगा लो स्पॉन्सर्ड हो तुम रेलवे से या दिल्ली पुलिस से। अच्छा, हाँ, ये सीन होता है। तो मनु भाई जैसे आपने बोला कि आपको सोसाइटी से फर्क नहीं पड़ता, पर जब हेट आई होगी आपकी यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे बहुत सारी, उससे कैसे डील करा आपने? और बहुत सारे लोग होते हैं जो बहुत इफेक्ट हो गए ना, काम करना ही बंद कर देते हैं।
वो मेरे सर्कल में भी ऐसे बहुत सारे लोग जिनको हेट से बहुत फर्क पड़ता है। मतलब वो इतना इम्पैक्ट डाल देते हैं अपने आप पे कि यार मेरे को ये ऐसा बोल रहा है, क्यों बोल रहा है। निराश हो मुझे जाते हैं एकदम। लोगों की इनसिक्योरिटीज निकलती हैं जब वो किसी को गाली देते हैं। अगर कोई बंदा तुम्हें किस पर्टिकुलर चीज़ के लिए गाली दे रहा है ना, जैसे कि कोई मुझे अगर मेरी स्ट्रेंथ के लिए गाली दे रहा है तो मुझे ऐसा लगता है वो वीक है कहीं ना कहीं, फिजिकली ना हो, मेंटली वीक है। अगर कोई मुझे मेरी लुक्स के लिए गाली दे रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने पूरी लाइफ लुक्स को लेके इतना ज़्यादा वो रहा होगा ना, डरा हुआ अपनी लुक्स को लेके, इसलिए वो दूसरों को गाली दे रहा है। क्योंकि उसको लोगों ने गाली दी होगी कि हाँ भाई तू गंदा दिखता है, तू ऐसा दिखता है, तेरे में तो ताकत नहीं है, तो वो दूसरों पे इम्पैक्ट कर रहा है। तो एक तरीके से ना रिफ्लेक्ट करता है, एक इंसान दूसरे इंसान पे ऐसे रिफ्लेक्शन करता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि आपका जो सर्कल होना चाहिए ना पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि आप रिफ्लेक्ट करते हो अपनी चीज़ें। अगर मैं आपसे पॉजिटिव बातें करूंगा तो आप वो पॉजिटिव चीज़ें किसी और को बताओगे, मैं नेगेटिव करूंगा वो नेगेटिव किसी और को बताओगे, तो वो चीज़ बहुत फर्क डालती है। पर मैं लोगों को यही सोचता हूँ कि वो अगर मेरे को गाली नहीं दे रहे, वो एक तरीके से अपनी इनसिक्योरिटी दिखा रहे, तो मुझे उन पर गुस्सा नहीं आता। बस मुझे गुस्सा आता ही नहीं यार, बस वो थोड़ी इरिटेशन हो जाती है कभी कभार कि यार जैसे कि अगर मैंने कुछ अचीव करा है और कुछ उस पर वो अचीवमेंट पे उंगली उठा देते हैं ना जब, कि नहीं यार तूने तो मेहनत करके नहीं करा, तूने तो ऐसे कर लिया, उस पर थोड़ा लगता है कि नहीं यार। पर वो मुझे पता है कि बाय द टाइम जैसे जैसे मैं कंटेंट अपलोड करता रहूँगा लोगों को मेरी लाइफ के बारे में और पता लगेगा, तो वो भी कहीं ना कहीं आ ही जाएगा। पर वो बहुत स्मॉल पोर्शन होता है। ऐसा नहीं, देखो ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी इंसान को कभी वो दुख फील ना हो कि उसको हेट आ रही है, ये पॉसिबल ही नहीं है कि उसके दिमाग में कभी नेगेटिव थॉट आई ना। लेकिन जैसे ही मैंने जॉन जोन्स का एक इंटरव्यू देखा था, उसने बोला था कि उसके दिमाग में जैसे ही कोई नेगेटिव थॉट आता है ना, आता है कि वो फाइट हार गया, या फिर उसको किसी ने, उसके साथ किसी ने कुछ कर दिया, या फिर उसकी फैमिली में कुछ गलत हो गया, इमिडिएटली वो उस थॉट को किसी पॉजिटिव थॉट से रिप्लेस कर देता है। मेरा भी वही रहता है। अगर मेरे दिमाग में कुछ गलत चीज़ आ रही है ना, मैं उसका गुड पार्ट देखने लगता हूँ कि अच्छा चल ये तो हो रहा है, पर मेरी रीच ज़्यादा आ रही है। अगर मुझे हेट कमेंट इतने आ रहे हैं पर मेरे कमेंट्स तो ज़्यादा आए। अगर मेरे को 200 कमेंट आते थे अच्छे अच्छे, पर मुझे अब गालियां आ रही हैं 500-600। अगर ब्रांड के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो तुम्हें रीच रीच देखेंगे। एंगेजमेंट बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता, वो रीच देखते हैं तुम्हारी। अगर कोई ब्रांड तुम्हें पैसा दे रहा है तो तुम्हारी वो रीच अब सिर्फ देखेगा, सब्सक्राइबर और वो सब नहीं देखते हैं वो वो। तुम्हारी रीच देखते हैं। तो एक तरीके से अगर जो लोग मुझे गाली दे रहे हैं वो भी मेरे एक इनकम का सोर्स है, जो लोग मुझे प्यार कर रहे हैं वो तो मेरी पूरी वो लेगेसी एक तरीके से, जो लोग मुझे प्यार कर रहे हैं, क्योंकि वही मैं बिल्ड करना चाहता हूँ। एक पॉजिटिव कम्युनिटी, एक स्पोर्ट्स के लिए प्यार लाना चाहता हूँ, और एक पावर लिफ्टिंग को इंटरेस्टिंग बनाना चाहता हूँ। तो अगर तुम कुछ चेंज लाना चाहते हो ना, तो उसमें तुम्हें दोनों चीज़ दिखेंगे। मैं एक तरीके से वो हूँ रेवोल्यूशनर। मैं रेवोल्यूशन लाना चाहता हूँ पावर लिफ्टिंग में, एक कि हाँ ये स्पोर्ट को लोग पसंद करें देखना। भाई मैं एशियन चैंपियनशिप खेलने गया, मैं एंड पोजीशन पे आया हूँ। जो लाइव स्ट्रीम हैंडल करता है ना पूरा बंदा, वो लिटरली बैक स्टेज पे आया है, हु इज मन्नू फ्रॉम इंडिया, देर आर 6K पीपल वॉचिंग यू लाइव, एवरीबडी सेइंग मन्नू 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 इन द चैट, वेयर आर यू फ्रॉम। और जैसे ही मेरा स्क्वाड खत्म हुआ वैसे ग्रुप ए का शुरू होता है, फिर मेरी बेंच आती है। तो जब मेरी स्क्वाड खत्म हुई तो बंदे चले गए सारे, 1000 बंदे बचे बस। तो वो फिर से आया, कहता एवरीबडी इज गॉन। मैं कहा दे विल कम बैक व्हेन आई बेंच। कहता हु आर दे, मैं कहा इंडिया। तो उस समय मुझे इतना प्राउड फील हुआ ना कि यार इंडियन ऑडियंस इतना ज्यादा कनेक्टेड नॉट हो जस्ट चुकी है माई ना। इंडिया की। और ऐसा नहीं है यार, अब से 4-5 साल पहले ना लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता था कि पावर लिफ्टिंग क्या है यार, क्या है पावर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग है क्या जिसमें ऐसे करते हैं। आज हर बच्चे बच्चे को पता है पावर लिफ्टिंग क्या है। छोटे छोटे बच्चे भी भले ही क्रिंज कंटेंट बना रहे हैं, पर एटलीस्ट कर तो रहे हैं कुछ। करेंगे तभी तो। क्रिंज तुम्हें पता लग रहा है कि हाँ वो क्रिंज बना रहा है, तो तुम अच्छा बना लो। वही वाली चीज है ना, एक एक चीज अब कंपटीशन की यिंग बात यांग है। होता है ना। हाँ हाँ, यिंग यांग बैलेंस होना चाहिए। अगर कोई गंदा बना रहा है ये तो तुम कर अच्छा दिया बना। मन्नू ने तो। ऐसे होता है ना कुछ, ऐसे करके वो पूरा हाँ, होता है। आमी तो हार्ड एंड सॉफ्ट। हाँ हाँ, तो वही है। अगर कोई गंदा कंटेंट बना रहा है तो तुम अच्छा बनाओ, तुम्हें रीच कम आएगी, उसके नेगेटिव इम्पैक्ट है। अगर तुम कुछ अच्छा करना चाह रहे हो तो तुम्हें उतने लोग नहीं देखेंगे जितने लोग बुरे को करते हुए देखेंगे। पर वही तो एक तरीके से भगवान और शैतान का वो डिफरेंशिएटर होता है कि जब तुम कोई अच्छा काम करते हो तो तुम्हें फल की चिंता नहीं करनी होती। लेकिन जब तुम कोई बुरा काम करोगे ना, और तुम एक ऐसा कोई चीप ट्रिक्स में जाओगे, तो तुम्हें सब कुछ फटाफट मिलेगा ताकि तुम उससे बाहर ही ना निकल पाओ। वो एडिक्शन हो तुम्हें उस चीज़ की कि अरे यार इससे तो बड़ी जल्दी जल्दी आ रहा है सब कुछ। पर वो चीज़ को हटाओ, और Delete जो that तुम्हारे habit। दिल को सही लग रहा है ना, मुझे नहीं लगता कि किसी का भी इंसान दिल कभी उसे गलत करने के लिए कहेगा। उसका दिमाग कहता है कि यार इसमें ज़्यादा रीच है। दिल हमेशा सही चीज़ करने के लिए कहता है। तो मैं कहा मैं दिल के साथ जाऊँ, जो करने का मन है वो करो, और कुछ ऐसी चीज़ करने की कोशिश करो। क्योंकि ना दुनिया में नेगेटिविटी बहुत है, मैंने बहुत देखी है। दुनिया के अंदर गंदे लोग बहुत हैं। भगवान पे भी बिलीव, मैं भी पहले एक तरीके से, अब लोग बोलेंगे एंड्रयू टेट की कॉपी कर रहा है, पर मैं लिटरली मैं
एथियस्ट था पहले, मैं भगवान में नहीं मानता था क्योंकि मुझे वो कॉन्सेप्ट ही समझ नहीं आता था। मैं बच्चा था, मुझे समझ ही नहीं आता था, मैं कुछ हेट नहीं करता था पर मैं मानता ही नहीं था। मैं कहा यार कैसे हो सकता है कि कोई पावर है किसी के पास, कोई कंट्रोल कर रहा है, मैं नहीं मानता था। पर फिर मैंने सेम चीज जैसे एंड्रयू टेट ने बोला था ना कि जब उसने इस दुनिया के अंदर इतने ज्यादा गलत होते हुए देखा ना कि लोगों के अंदर फीलिंग्स ही नहीं है, तो भाई उन्हें एक साइड चाहिए थी जो उन्हें एक रोशनी दिखाए कि हाँ भाई एक अच्छी साइड भी है लोगों की। तो वो एक तरीके से गॉड के पास जाना रहता है, चाहे वो कोई से भी गॉड हो। मुझे नहीं लगता कि कोई भी गॉड बुरा होता है, सारे गॉड अच्छे होते हैं। तो अगर तुम एक पॉजिटिव माइंड रहना चाहते हो तो मेरे ख्याल से गॉड की तरफ जाओ। तुम्हारा माइंड अच्छा रहेगा तो तुम लोगों के साथ अच्छा करोगे, अच्छी शिक्षा दोगे। और अगर तुम मर रहे हो तो कोशिश ये करो यार, किसी का कुछ नहीं पता, कभी भी मर रहा है कोई, तो कम से कम कुछ बुरा करके तो मत जाओ किसी का, कि कोई तुम्हें कोई गाली दे। डोनेट करके दो यार। डोनेट कर ऑर्गन डोनेट ऑर्गन वो तो चलो आगे की बात है, पर फिर भी अपना कुछ अच्छा इम्पैक्ट छोड़ के जाओ कि तुम पॉजिटिविटी छोड़ के गए हो। बाकी आफ्टर लाइफ में तो किसी को कुछ पता नहीं है ना क्या होता। क्या पता आफ्टर लाइफ में भगवान तुम्हारे सामने बैठे और तुम्हें बोले कि तू ये अच्छा कर सकता था यहाँ पे, पर तूने ये गलत डिसीजन लिए पैसे के लालच में, इसके लालच में। चमड़ी उखाड़ लेनी यार। तेल में तला इंसान को तेल में बोलते हैं ना, तेल में तलोगे। इंसान को तेरे को पता, मुझे ऐसा लगता है कि इंसान को ना पनिशमेंट से ज्यादा जब उसको उसका आईना दिखा देता है ना कि तू ये कर रहा था तेरे साथ, मतलब जब कोई सेम चीज उसके साथ कोई करेगा उसको बहुत बुरा लगता है। अनफिल्टर्ड रियलिटी। जब तेरे साथ कोई गलत, तू किसी के साथ गलत करेगा ना तो कोई इतना पता नहीं लगेगा क्योंकि तेरे को तो मजा आ रहा होगा। पर जब कोई सेम चीज तेरे साथ करेगा तब तो भैया कितना गंदा है यार ये। दूसरी साइड हिट होती है ना, बहुत बड़ी होती है दूसरी साइड वो एक्चुअली। तो वही चीज़ है। और ऐसा कुछ नहीं है कि कोई अभी तक गलत कर रहा है तो उसे ऐसा हो कि यार मैंने तो बहुत पाप कर रखे अपने लाइफ में। जैसे लोग मुझे बोलेंगे भाई गॉड का इतना ज्ञान दे रहा है पर तू तो मांस मच्छी खाता है, अंडे खाता है। पर मुझे ऐसा लगता है कि यार मेरे को पता है ये चीज़ गलत है, मुझे पता है ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, पर मेरा ना एक माइंडसेट बन चुका है कि यार अगर मुझे कुछ पावर लिफ्टिंग में अचीव करना है ना तो मुझे ये सब की चीज़ें की हेल्प लेनी पड़ेगी। और मैंने डिसीजन भी ले रखा है कि जिस दिन मैं जो अचीव करना चाहता हूँ वो कर लूँगा, उस दिन के बाद मुझे कोई ज़रूरत नहीं होगी। मेरे घर में कोई भी नहीं खाता, मेरे घर में मेरी बहन मम्मी पापा कोई नहीं खाते। और मैं उन्हें इनकरेज भी करता हूँ कि भाई मत खाया करो, अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो ज़रूरत क्या है खाने की, है ना। वो प्रोटीन पिए, वेज अपना प्रोटीन है पूरा। पर मुझे लगता है कि सबको, हमारे हिंदू धर्म में यही सबसे अच्छी बात है कि हमें पश्चाताप करने का मौका मिलता है, हमें हर चीज़ का पश्चाताप करने का मौका मिलता है। ये चीज़ मैंने रिसेंटली जानी क्योंकि मैं पढ़ता रहता हूँ, तो मैंने किसी रील या फिर कहाँ पे देखा जो 7 चिरंजीवी होते हैं उसमें से एक मेरे ख्याल से कोई थे जो राक्षस हैं और उन्होंने सतयुग या पता नहीं किस में बहुत सारे लोगों को मारा भी है, लेकिन वो चिरंजीवी है। कलयुग के बाद जो अगला युग आएगा उसमें वो पंडित बन के उनका वो है कि वो पैदा होंगे। तो जब एक ऐसा इंसान अपने कर्मों का पश्चाताप कर सकता है तो हम तो कर ही सकते हैं ना। तो वही है कि अगर मैं भी कुछ गलत कर रहा हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि जितना मैं गलत कर रहा हूँ मैं उतना उसको बैलेंस आउट करने के लिए उतना अच्छा करूँ मैं। और मेरे को ये भी लगता है कि अगर तुम जो अच्छा कर रहे हो, अगर तुमने उससे कुछ फ़ायदा ले लिया जानबूझ के, तो वो चीज़ नलिफाइड हो जाती है। तो इसलिए मैं जो भी कुछ करता हूँ, जैसे अगर मैं किसी मंगलवार को चला गया, मैंने 5-6 हज़ार रुपये का खाना लेके बांट दिया, फिर कुछ भी कर दिया, फिर किसी गरीब को खाना खिला दिया, फिर मैं कभी भी सोशल मीडिया पे नहीं लगाता, मैंने आज तक नहीं लगाया। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैंने वो दिखा दिया ना तो वो मेरी जो अच्छा काम करा है ना मैंने, उसका मैंने प्रॉफिट तो कमा ही लिया सोशल मीडिया पे दिखा के। गुप्तदान करते हो, तो एक तरीके से वो नलिफाइड हो गया। वो सबसे अच्छा वही होता है उनको दान करना। लोगों की हेल्प करो, और ज़रूरी नहीं है कि किसी को तुम खाना खिला के ही हेल्प कर सकते हो। तुम्हारे जो दोस्त है ना, पहले उनकी हेल्प करो यार। तुम्हारे जो क्लोज्ड वन है ना, लोग बड़ा सिंपैथी दिखाते हैं यार वो गरीब बैठा है, उनके घर में उनकी वो दोस्त वगैरह इतनी बुरी हालत में होते हैं, उन्हें गाली दे रहे होते हैं कि अब इसने मेहनत नहीं करी, अब यार उसकी हेल्प कर दो। ट्रू। और मैं मानता हूँ ये जो जैसे दान वगैरह की बात होती है, एक जो चीज़ मैंने नोटिस करी कि हमारी सेल्फलेसनेस के अंदर भी ना, हमारी सेल्फलेसनेस के अंदर भी हमारी सेल्फिशनेस होती है। वही तभी तो मैं कह रहा हूँ। तो जैसे अंदर दान अगर कर रहे हैं, कहीं दिखा रहे हैं, तो अपनी खुशी के लिए कर रहे हैं, वो नहीं मतलब एक होता है कि एकदम ही उस चीज़ से हटके डिटैच होके आप किसी का जेन्युइनली उसके भले के लिए कर रहे हो। वो चीज़ पता कब होती है? वो चीज़ जब तू अनकॉन्शियस माइंड में आ जाता है ना, और वो चीज़ तू दूसरों के साथ नहीं कर सकता, जिसको तू जानता नहीं है उसके साथ नहीं कर सकता। वो सिर्फ चीज़ तू उसके साथ कर सकता है जिसको तू जानता है, क्योंकि तू उसकी ऐसी ऐसी जगह हेल्प कर देगा ना जहाँ पे तुझे पता भी नहीं लगेगा कि यार तूने हेल्प करी किसी कहीं पे। बट मैं इनकी बात करूँ, जैसे ये चैरिटी वर्क जो हो गया, जैसे बोलते हैं ना, दिखा के चैरिटी करते हैं, मतलब दिखा के यार भी नहीं, एक तरीके से ना भी दिखा के कर रहे हैं, लेकिन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मेरे को खुशी मिल रही है, मतलब अंदर से उसको खुशी, ये नहीं कि उसकी हेल्प हो जाएगी, मतलब कोई नहीं, समझ एक रहे हो, तरीके बहुत से छोटी सी अच्छी लाइन चीज़ होती है। है। पर एक तरह से यार ये भी तो हो सकता है कि
और दो जो लोग देख रहे हैं वो इन्फ्लुएंस हो गए उनकी हेल्प करें। अल्टीमेटली वो होता है, मतलब सिर्फ वो नहीं होना चाहिए, लेकिन इंस्पायर्ड हो जाए यार, भले ही व्यूज के लिए कर रहे हो, कम से कम किसी को खाना तो मिल रहा है। अब जैसे यूएस में इतने लोग हैं जो लोगों को, वर्कर्स जो होते हैं, कैशियर वगैरह होते हैं, उनको जा जाके $500 दे रहे हैं, लाइक आर यू सीरियस, दिस इज माय मंथ्स रेंट, या फिर 2 महीने का रेंट एंड मेरी पेमेंट नहीं आ रही है। तो जेन्युइनली उनके लिए मतलब इट्स लाइक लाइफ सेवर वाला मोमेंट हो जाता है कि भाई उस बंदे ने क्या ही कर दिया, मतलब। और वो उससे प्रॉफिट भी कमा लेता है, पर वही है, पर किसी का फायदा हो रहा है तो क्या दिक्कत है? बट वो वही फिर दे दे रहे हेट देने की जरूरत नहीं है कि तुम जाके अब जो बंदा वीडियो पे किसी को खाना खिला रहा है उसको हेट देने लो, हेट देने की जरूरत नहीं है। वो अपने जगह पे अपने कर्म कर रहा है, तुम अपने जगह पे अपने कर्म करो। अगर तुम अच्छा कर रहे हो, उसके दिमाग में अगर क्या पता नहीं हो ऐसा, क्या पता वो लोगों को इंस्पायर करने के लिए वीडियो में दिखा रहा हो, क्या पता उसके दिमाग में इतनी ज्यादा नहीं हो चला, हमें दूसरी साइड नहीं पता होती, वही तो फिर तो वही है। अपने तरफ से अच्छा करो और हेट पे ध्यान मत दो और पॉजिटिवली चलो। अगर तुम पॉजिटिव सोचोगे तुम्हारे साथ कभी भी गलत हो ही नहीं सकता। मेरे साथ लाइफ में इतना कुछ मेरे को ऐसा लगा है, ऐसे पॉइंट्स आए हैं जहां पे बंदे छोड़ देते हैं स्पोर्ट्स, भाई सब कुछ बंद भाई कर वैसे देते आपका हार्ट ब्रेक हुआ है? हार्ट ब्रेक यार अभी रिसेंटली हुआ था। वैसे हार्ट ब्रेक नहीं कह सकते यार, मतलब चूतिया घटिया, मतलब गाली नहीं दे सकते। दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। दे सकते हो भाई, अनफिल्टर्ड। माइक में दो, जोर से मत दो। मतलब बाहर तक नहीं जानी चाहिए। बन गया, कुछ नहीं हुआ था, बस देखो मैं ना इतना ज्यादा जैसे स्ट्रगलिंग फेस में था कि यार कुछ करना है लाइफ में। लड़की के बारे में कहाँ सोचने के लिए टाइम मिल रहा था, क्योंकि लड़की को अगर तुम सेट करोगे भी भाई तो उसके लिए भी तो पैसा लगेगा। पैसा और टाइम दोनों चीज नहीं थी मेरे पास, तो मैंने कहा यार इसका तो टाइम ही नहीं है, तो मेरे दिमाग में आया ही नहीं। जब मेरे पे आने लगा, तभी मैं कह रहा हूँ रिसेंट में, जब मेरे पे आने लगा, जब मेरे पे वेला टाइम पड़ा होने लगा, मैं कहा अब तो मैं वेला हूँ, लड़कियों से बात करते हैं, चलो। लड़कियों से बात करी और फिर मेरी एक प्रेफरेंस रहती है कि यार लड़की ना ज़्यादा वो ना हो फेमस होमस। मैं कहा यार मेरे को ना लोग पसंद है, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग जानेंगे उतनी ज़्यादा दिक्कत लगती है मुझे। तो ऐसे तो मैंने एक लड़की से हुई बात, उससे फिर मिला भी, सब हुआ। फिर मैं कहा यार ये तो अच्छी लड़की है, वो भी अच्छे से बात करी थी। फिर पता नहीं आउट ऑफ नोवेयर वो लड़की ने मुझे ब्लॉक करके घोस्ट कर दिया, घोस्ट कर दिया आपको? आउट ऑफ नोवेयर। और मैं आज तक नहीं पता लगा पाया कि ऐसा क्यों, आज तक नहीं पता लगा मुझे क्यों। पर अभी क्या पता वो रिसेंटली लड़की ये वाला पॉडकास्ट देख रही होगी, क्या बोलना देख चाहोगे ही रही आप? होगी, क्योंकि अभी कुछ महीने पहले उसका मैसेज भी आया था मेरे पे, हाय हेलो ये वो। मैंने सीधा बोला, मैं कहा व्हाई डिड यू ब्लॉक मी। हो गया, मेरे को हाय हेलो थोड़ी करने के लिए बात करूंगा उससे, निकलो यहाँ से। मैं कहा व्हाई डिड यू ब्लॉक मी। उसके बाद भी उसने कुछ मतलब बोला कि आई विल कॉल यू ऐसे ऐसे करके, आई विल टेल यू व्हाट हैपेंड, ये वो। फिर मैंने ब्लॉक कर दिया उसे। रिवेंज, ऊनो कार्ड, ऊनो रिवर्स। अब देख तू बोलेगी अरे उसने ब्लॉक क्यों कर दिया मुझे, मैं तो बताने वाली थी उसे। मेरे को मन्नू याद है जब लास्ट ईयर मिला था, हमने ट्रेनिंग करी थी, मन्नू उस दिन पता नहीं बैठा हुआ और कह रहा सारी लड़कियों को अनफॉलो कर लिया। कर दिया था मैंने। फिर जैसी नेशनल खत्म हुआ सबको फॉलो और सबको, अभी लड़कियां वैसे देखती नहीं, पर सबको सेम डायलॉग चेपा मैंने। पता क्या यार, मैंने आपको अनफॉलो इसलिए करा था ना, क्योंकि मैं ना एशियन की प्रेप कर रहा था, तो मैं सारी सुंदर लड़कियों को हटा रहा था। ओह थैंक यू। नाइस स्ट्रेटजी। सारी लड़कियों को सेम डायलॉग चेपा मैंने। वो कहती व्हाई डिड यू अनफॉलो मी। मैं कहा यार आप इतने सुंदर हो, मैं डिस्ट्रैक्ट हो रहा था यार, प्रोफाइल को ही खोले जा रहा था बार मैं बार। कहा यार आपकी फोटो आती थी, मेरा पावर लिफ्टिंग से ध्यान चले जाता था। तो भाई आपने ये, अगर एशियंस के बारे में एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना है, उसमें एक लिफ्ट था, आई थिंक बेंच था या फिर डेडलिफ्ट था, कि टाइमर 1 मिनट का होता है, वो खत्म होने वाला था, डेड था वो, आई थिंक फर्स्ट अटेम्प्ट 270 kg 270 kg था। तो उसमें जस्ट बिफोर 10 सेकंड आई थिंक पे यू एंटर्ड, एंड जैसे ही उठाया तब तक ऑलरेडी वो टाइम अप हो चुका था। तो मतलब उसके पीछे क्या, वो किस वजह से नहीं आ पाए थे? वो एक्चुअली क्या था, एक तरीके से 2 स्टेज बने हुए थे, जहाँ पे 2 अलग अलग वेट कैटेगरी के कॉम्पिटिशन होते थे, स्टेज 1 स्टेज 2। वार्म अप रूम इधर था, तो वार्म अप रूम में जहाँ में हम प्रैक्टिस करते थे वहाँ पे दोनों स्टेज की स्क्रीन लगी हुई थी, लेकिन स्टेज 2 की स्क्रीन खराब पड़ी हुई थी। तो हमें पता ही नहीं लग रहा था कि किसका अटेम्प्ट आ रहा है, किसका अटेम्प्ट नहीं आ रहा। अगर किसी को अटेम्प्ट चेक करना है तो उसको पूरा स्टेज वार्म अप रूम से चल के स्टेज 2 पे जाना पड़ता था देखने के लिए कि अच्छा इसका अटेम्प्ट है। तो जब मैं वार्म अप कर रहा था अपना, मैंने 250 kg लेना था लास्ट वार्म अप, तो हमें एक टाइम के हिसाब से लेना होता है, ये नहीं कर सकते हम कि सारे वार्म अप ले लो फिर आधे घंटे तक बैठे रहो वेट करो। तो 3-4 मिनट पहले लेना था मुझे, तो मैंने दोस्त को भेजा, वो गया, उसने देखा, उसने बोला 4 बंदे बचे हैं वहां पे, उसने देखा 4 बंदे बचे हैं। जब तक वो आया उसने मुझे बताया 4 बंदे बचे हैं, मैंने फटाफट लिया। जब तक मैं गया तब तक वो 4 बंदे करके खत्म कर चुके थे। और जब मैं पहुंचा मैंने देखा यार मेरा नाम है,
मैं लिटरली आया, मैंने हेडफोन ऐसे फेंका, बेल्ट बांध दिया और मैंने वेट लिफ्ट कर दिया, और तब तक वो 1-2 सेकंड से रह गया मैं। वो जैसे ही जब लॉक हो गया था तब हो चुका था टाइम, जस्ट नहीं तभी हुआ था। लॉक का नहीं, वो अगर वेट लिफ्ट करना तुमने शुरू कर दिया है तो टाइमर स्टॉप हो जाता है। अच्छा हाँ, वो जैसे ही मैं वेट लिफ्ट करा ना, उसके 1 सेकंड पहले टाइमर टू मेरे को आवाज आ गई थी। मैं कहा शिट, मैं तब भी कहा try चल करके उठाना तो हाँ, है उठा के ही, देखा। उठाना तो है ही, क्योंकि नेक्स्ट अटेम्प्ट लेना था ना, तो मैं कहा उठाना तो है ही, उठाओ। सेकंड अटेम्प्ट में फिर मेरी लॉकआउट में इशू हो गया, और वो रेफरीज बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं हाँ वो भाई। बहुत ज्यादा, क्योंकि ना रेफरीज ऐसा लगता है मैंने आत्मा में देख रहा था वो ऐसे करके। क्योंकि मैं 285 kg लिखवाया मैंने लिफ्ट करा, मेरे क्रैम्प आ रहा था पैरों में। मैं कहा ये डाउन क्यों नहीं बोल रहा, डाउन क्यों नहीं बोल रहा, और मेरे को ऐसा लग रहा उसे पता लग गया था मेरे क्रैम्प आ रहा है, उसने डाउन ही नहीं बोला। और हल्का सा अगर नीचे जाता है तो तभी वो फिर वो भी नो लिफ्ट हो थर्ड जाता है अटेम्प्ट में यही तो बोला उन्होंने, यही रीजन दिया। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि वो थर्ड अटेम्प्ट फेल हुआ है लॉकआउट ना होने की वजह से, लेकिन नहीं, वो थर्ड अटेम्प्ट उन्होंने फेल किया है डाउनवर्ड मूवमेंट की वजह से। रॉड में डाउनवर्ड मूवमेंट आई है, जो कि मुझे नहीं लगता फेल देना चाहिए था, पर अब दिया है तो मैं उसको बट नहीं ये होता बोलूंगा। ना, एक हल्का सा भी नीचे उन्हें दिख गया, नीचे जाता तो वो फेल हो जाता। अब यार मेरे को तो वो है कि यार बहुत सारे इंटरनेशनल फेमस प्लेयर्स हैं, उनका भी आता है, उनका तो पास कर देते हैं। मैं इंडियन था, रेसिस्ट, तो कर दिया उन्होंने। वो सिंगापुर के जूरी बैठी हुई थी, सिंगापुर के प्लेयर्स भी थे मेरी कैटेगरी के अंदर, तो वो भी इम्पैक्ट पड़ता है उसका। और मेरे से पहले फिर 4-5 लोगों ने फेल भी करा था 300 किलो, और अगर मैं 300 किलो उठा देता तो मैं सीधे 17 प्लेस से सीधे आ जाता थर्ड या सेकंड पे। तो भाई बहुत आपके impact फ्यूचर पड़ गोल्स जाता। वगैरह बताओ, फ्यूचर गोल्स क्या हैं आपके अभी? पावर लिफ्टिंग और कंटेंट क्रिएशन में यार फ्यूचर गोल्स तो मेरा एक अल्टीमेट गोल है, और उसके बाद फिर मेरे फिर नॉर्मल शॉर्ट टर्म गोल्स रहते हैं। मैं बीच का कोई मिड गोल नहीं बनाता कि मैं 30 साल की उम्र में ऐसा करूंगा, 40 साल की उम्र में ऐसा करूंगा, क्योंकि ये मुझे एक्सपीरियंस से भी पता लगा। और मेरे को जो मुकेश गहलोत सर हैं गुरुजी, जो मेरे रियल सबसे पहले जिनसे इंस्पायर्ड होता था मैं, जो उन्होंने भी मिस्टर मुझे बोला, एशिया रह चुके हैं और बहुत इंटरनेशनल बहुत कंपटीशन जीत कॉम्पिटिशन चुके हैं खेले वो। उन्होंने, हाँ तो उन्होंने मुझे ये बोला था कि आगे का मत सोच, अभी मेहनत करना। पर मुझे उस समय समझ नहीं आया था, मैं कहा इसका क्या मतलब हुआ आगे का मत सोच अभी मेहनत कर। इसका मतलब मुझे समझ आया जब मैं 5 साल से 14 साल की उम्र से पावर लिफ्टिंग शुरू करी। 14, 15, 16, 17, 18, 5 साल का मैंने अपने दिमाग में प्लान बनाया था कि मैं 5 साल बाद क्या करूँगा। मैंने सोचा था कि मैं इंटरनेशनल कंपटीशन खेलने जाऊँगा जब मैं 18 का हूँगा, क्योंकि 18वां अंडर 18 आखिरी ईयर होगा, और पावर लिफ्टिंग के अंदर हमें खुद के पैसे से जाना होता है। तो मेरा ये था कि यार मैं ना आखिरी साल जाऊँगा खेलने सिर्फ एक बार, और एक ही बार पैसे खर्च करूँगा, और एक ही बार ऐसी परफॉर्मेंस दे के आऊँगा कि मैं वो कैसे ना कैसे करके पैसे रिकवर कर लूँ। तो मैं 5 साल से एक कंपटीशन की तैयारी कर रहा था इंटरनेशनल की, कि उसमें खेलने जाऊँगा, उसमें खेलने जाऊँगा। और जब वो टाइम आया तब कुछ पॉलिटिक्स हुई, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो सकती है इसमें। कुछ पॉलिटिक्स हुई, कुछ हुआ, बस मुझे ये कह दिया इन दी एंड कि हम तुम्हें इंटरनेशनल कंपटीशन में नहीं भेज सकते, क्योंकि अगर हमने तुम्हें भेजा तो मेरी जॉब चली जाएगी। ये मुझे दिल्ली के प्रेसिडेंट ने बोला, और तब मुझे इतना ज़्यादा वैसा फील हुआ ना कि यार चीज़ के लिए मैं इतने सालों से प्रिपेयर कर रहा था। अब क्या करूं मैं। मेरे को ऐसा फील हुआ कि यार अब क्या करूं मैं 5 साल से मैं एक चीज के पीछे भाग रहा था, इंटरनेशनल कंपटीशन, इंटरनेशनल कंपटीशन, इंटरनेशनल कंपटीशन, और वो मतलब मैं दे भी नहीं सकता अपना बेस्ट। एशियन में मैं गया, मैं प्लेस नहीं आई, वो तो मेरा परफॉर्मेंस है, चलो ठीक है मैं बेटर कर दूंगा, पर मैं खेल ही नहीं पाया, मुझे चांस ही नहीं मिला अपने आप को एक शोकेस करने के लिए। तो मुझे बहुत डीमोटिवेटेड सा फील हुआ था उस टाइम कि यार क्या फायदा पावर लिफ्टिंग करके। इन दी एंड अगर मैं बहुत एक्सपोनेंशियल प्लेयर हो गया तो ये तो मुझे खेलने नहीं देंगे, क्योंकि वही हुआ था उस समय। फिर मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं कहा यार फिर से पावर लिफ्टिंग की प्रेप करूं, नहीं करूं, क्या करूं। फिर मेरे को बहुत टाइम तक फिर मैंने यूट्यूब शुरू कर दिया था। फिर जब यूट्यूब शुरू करा तब मेरे को अर्निंग सोर्स आ गई, और फिर मेरा ये था कि यार अब पावर लिफ्टिंग मेरा पैशन है, इसको मैं जब तक चाहे तब तक कर सकता हूँ। नहीं खेलने देंगे मत खेलने दे, मैं दूसरे फेडरेशन में जाके खेल लूंगा। अगर मुझे एक फेडरेशन नहीं खेलने देगी तो मैं दूसरे फेडरेशन में चले जाऊंगा, दूसरी नहीं खेलने देगी तो तीसरे में चले जाऊंगा, तीसरे नहीं खेलने जाएगी तो दूसरे देश से खेलने लगूंगा। मेरे को पावर लिफ्टिंग खेलनी है। अगर इंडिया वाले मुझे नहीं खेलने देंगे तो मैं मेरे पे और क्या चारा बचेगा, मेरे को बाहर से ही खेलना पड़ेगा ना। मैं छोड़ तो दूंगा नहीं, क्योंकि मैं नहीं छोड़ सकता, मेरे को मेरा लाइफ का एक पार्ट है पावर लिफ्टिंग, मैं नहीं छोड़ सकता। अगर मुझे इंडिया के लोग ही, इंडिया के ऑफिशियल्स ही नहीं चाहते कि इंडिया के लिए कोई मेडल लेके आए, तो उसमें मेरी कोई फॉल्ट नहीं है ना। तो वही था कि तो भाई जितने भी यंग पावर लिफ्टर्स आपको देख रहे हैं, आप उन सबको क्या एडवाइस देना चाहोगे? स्कोप देख के मत आओ किसी लाइन में, मुझे इस क्वेश्चन से बहुत चिढ़ होती है। स्कोप है या नहीं है, ये जो हर कोई बोलता है। किसी भी लाइन में भाई स्कोप है इसमें, स्कोप है इसमें। क्योंकि जब मैंने ज्वाइन करा था ना, मैंने तो मिड का देखा ही नहीं। स्कोप का मतलब तो यही होता है ना कि भाई अगर हम कुछ बन गए नॉर्मल तो क्या हम अर्न कर सकते हैं, क्योंकि अगर नंबर 1 पे चले गए तो तुम तो नंबर 1 पे हो भाई,
तुम्हें तो पैसे आएंगे ही आएंगे, तुम कुछ भी करके पैसा कमा लोगे अगर तुम नंबर 1 पे हो। अगर तुम बहुत तगड़े पावर लिफ्टर हो गए, तुम नंबर 1 पे हो, तो तुम कोचिंग दे दो, जिम खोल लो, कुछ कर लो, तुम्हें ब्रांड स्पॉन्सर करेगी, दुनिया भर की चीज़ें। ये स्कोप है या नहीं है ना, ये मिडिल क्लास जो लोग रहते हैं ना, उनकी मिडिल मेंटेलिटी बनी हुई है, उन्होंने क्वेश्चन बनाया है ये कि अगर हम मिडिल में रह गए तो क्या इसमें हम कुछ कर सकते हैं? भाई नहीं कर सकते। पावर लिफ्टिंग के अंदर मुझे नहीं लगता। पावर लिफ्टिंग के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम मिड में हो ना, या फिर मुझे इतनी चिढ़ हो चुकी है वो मिड वाली लाइफ से ना कि मैंने देख ली, मुझे लगता है कि उससे अच्छा तो भाई तुम्हें जो मन कर रहा है ना करने का, अगर तुम्हें पावर लिफ्टिंग करने में मजा आता है, अगर तुम्हें दिल से खुशी होती है तो करो, फिर फर्क ही नहीं पड़ता तुम मिड में भी हो तो क्या क्या फर्क पड़ता है। क्योंकि लाइफ का एंड गोल तो यही होता है ना कि भाई मुझे खुश रहना है। तो अगर तुम एक चीज करके खुश हो और तुम 3 टाइम का 4 टाइम का जो भी तुम्हें खाना तुम्हें मिल रहा है, तुम्हें किसी के जूते नहीं चाटने पड़ रहे, तुम्हें बेइज्जती नहीं सहनी पड़ रही, तो लाइफ में दिक्कत क्या है? और क्या चाहिए? वो तो वो वाली बात है, पैसा कमाना है भाई, दुनिया भर का पैसा कमाना है भाई, जितना पैसा कमाना है उतनी टेंशन लेनी पड़ेगी तुम्हें। और वो तुम किसी भी फील्ड में कमा सकते हो, वो ऐसा नहीं है सिर्फ पावर लिफ्टिंग में कमा सकते हो, तुम किसी भी फील्ड में चले जाओ, अगर तुम्हें पैसा कमाना है तो तुम्हें टॉलरेंस रेट होना चाहिए। जितना तुम स्ट्रेस टॉलरेट कर सकते हो उतना ज़्यादा तुम पैसा कमा सकते हो। सेम चीज़ फेम के साथ है, जितना तुम स्ट्रेस टॉलरेट कर सकते हो उतना ज़्यादा तुम फेम कमा सकते हो। और मेरी स्ट्रेस टॉलरेंट गेम के लिए बहुत ज़्यादा है, पर पैसा और फेम के लिए मेरी स्ट्रेस टॉलरेंट कम है, क्योंकि मैं उसको कम ही रखता हूँ। क्योंकि अगर मैं दोनों को सेम रखूंगा तो मेरी पावर लिफ्टिंग पे दिक्कत आएगी। तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि एक चीज़ करो, अच्छे से करो, उसमें बेस्ट बनो। 50 चीज़ों में मत जाओ कि इसमें भी अच्छा करना है, इसमें भी अच्छा करना है, इसमें भी अच्छा करना है, सब बीच के बिचौली बन जाओ फिर। पावर लिफ्टिंग की हायरार्की क्या होती है? वो तो मैं सेट करूंगा ना अभी। अभी हुई नहीं है। हायरार्की मतलब कि जैसे पहले स्टेट खेलते हैं ऐसे हाँ, ऐसे करके, हाँ, मतलब किसी को अगर जाना हो वो तो फिर एक तरीके से स्टेट नेशनल, अगर कोई बहुत बड़े स्टेट में रह रहा है जैसे महाराष्ट्र हो गया, तो उसके अंदर फिर डिस्ट्रिक्ट होते हैं। पुणे, डिस्ट्रिक्ट मुंबई। मतलब सबसे ये होता है बेसिक, डिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप होती है, उसमें तुम गोल्ड मेडल ले आए तो तुम स्टेट में चले जाओगे, स्टेट में गोल्ड मेडल ले आए तो तुम नेशनल में चले जाओगे, नेशनल में गोल्ड मेडल ले आए तो तुम्हारे पास ऑप्शन होते हैं 2। अगर तुम एशियन पैसिफिक जोन में रहते हो तो तुम एशिया चैंपियनशिप खेल सकते हो, या तो वर्ल्ड चैंपियनशिप डायरेक्ट जा सकते हो। वर्ल्ड चैंपियनशिप में बहुत कॉम्पिटिशन होता है। ठीक है। अगर तुम यूरोप से वो एरिया में रहते हो तो तुम यूरोप खेल सकते हो, या तो तुम सीधे वर्ल्ड जा सकते हो, बस यही है। उसके बाद वर्ल्ड चैंपियनशिप के बाद अब पावर लिफ्टिंग आ चुकी है वर्ल्ड गेम्स में, एक अलग चीज है वो। उसके अंदर कैटेगरी सिर्फ 4-5 है मेरे ख्याल से, लाइट, सुपर लाइट वेट, मिड वेट और हैवी वेट, ऐसा है कुछ। उसके अंदर दो कैटेगरी मिक्स कर दी है, मेरे को पूरी प्रॉपर नॉलेज नहीं है, पर वो अभी होगा अगले साल फर्स्ट टाइम। तो मन्नू एक बात बता, जैसे बोला कि नेशनल पे अगर गोल्ड आता है तो आपके पास ऑप्शन होता है एशियन या वर्ल्ड खेलने का। तो ऐसा भी होता है कि मतलब यू हैव टू क्वालिफाई नेशनल, या फिर आप स्टेट में भी गोल्ड लाके भी नहीं मतलब वो एक लैडर रहती है कि आपको नेशनल में पार अगर करनी आपका है। गोल्ड आएगा तो आप फर्स्ट प्रायोरिटी हो एशियंस में जाने के लिए। अगर गोल्ड वाला नहीं जा रहा तो सिल्वर वाला जा सकता है, अगर सिल्वर वाला नहीं जा रहा तो ब्रोंज वाला जा सकता है, ऐसा होता है। लेकिन लेट्स जस्ट से मतलब हाइपोथेटिकल एग्जांपल, आपने compete नहीं किया है, आप बहुत वजन उठा रहे हो, मतलब ट्रेनिंग कर रहे हो बहुत सालों से, आपने शायद स्टेट तक खेलो, आपने नेशनल नहीं खेला, और मतलब धीरे धीरे कम्युनिटी में आपको पता है कि भाई बंदा है, तगड़ा है, अच्छा खासा वेट मार रहा है, मतलब रिकॉर्ड लिफ्टिंग टाइप से मार रहा है, तो भी नहीं आप क्वालिफाई, या फिर वो एक क्राइटेरिया है ही मतलब पार करना है? क्राइटेरिया है हर साल, ऊपर से हर साल आपको फिर से स्टेट खेलना पड़ेगा, फिर से नेशनल खेलना पड़ेगा अगर आपको इंटरेस्ट जाना है, हर साल। क्योंकि स्टेज पे परफॉर्मेंस देना और जिम में परफॉर्मेंस देने में फर्क होता है ना, प्रेशर होता है स्टेज पे, एक वेट उठाने का प्रेशर होता है। कुछ लोग अच्छा परफॉर्म करते हैं, कुछ लोग बेकार परफॉर्म करते हैं। रेफरीज के जैसे मैं स्टेज पे अच्छा परफॉर्म करता हूँ अपने जिम से ज्यादा, क्योंकि मैं प्रेशर में मैं अच्छे से करता हूँ। जैसे डायमंड प्रेशर में निकल के आता है ना, वैसे मैं प्रेशर में अच्छे से निकल के आता हूँ। जितना प्रेशर होता है उतना ज्यादा अच्छे से निकल के आता हूँ। सेम चीज 300 किलो डेडलिफ्ट भी मैंने आज तक नहीं लगाई थी, मैंने एशियन में पहली बार लगाई है। और इतने प्रेशर में लगाई कि मैंने दोनों लिफ्टें फेल कर रखी थी। अगर ये उठाई नहीं तो ये भी गया। मैंने कहा लगाओ, मैं कहा उठाऊंगा इसे तो मैं, और उठा ली। हाँ, फिर उसके बाद मैंने जिम में आगे फिर से लगा दी। तो वही है, तो खेलना जरूरी है और ये अच्छी चीज भी है, क्योंकि ऐसे तो फिर वो हो जाएगा ना, अनफेयर रहेगा कि कोई बंदा अपना कंपटीशन खेल रहा है और एक बंदा सीधे घर से उठ के सीधे एशियन खेलने चले जा रहा है, तो बेकार चीज़ है। तो जैसे तुमने बोला था पहले तो कोई खर्चा नहीं होता था ज़्यादा, लेकिन अभी करंट एक्सपेंसेस क्या रहते हैं डाइट पे, ट्रेनिंग पे, या लाइफस्टाइल में, मतलब ऐसे यार मंथली एक्सपेंस जैसे मैंने अब तो, पहले तो यार मैं कैलकुलेट करता था, क्योंकि पहले पैसे की तंगी होती थी। अब तो मैं उड़ाता हूँ बस। अब मैं देखता ही नहीं अपना अकाउंट, मेरे को तो जो मन करता है मैं वो खाता हूँ, जो खाना होता है वो लेके आता हूँ। मैंने कभी कैलकुलेट ही नहीं करा। पर अभी भी वही है, जैसे बाहर का खर्चा अगर हटा दूं मैं, जो मैं रेस्टोरेंट वगैरह जाता हूँ, तो वही है चिकन अंडे बस, और कुछ मैंने फैंसी कुछ ऐड ही नहीं करा। मैं कहा जब मैं
20% एफर्ट या 20% फूड में अगर मैं ग्रो कर रहा हूँ तो मैं उससे अपना मैक्स पोटेंशियल रीच करता हूँ, फिर मैं कुछ फैंसी पे जाऊँगा। अगर जब तुम्हारी बॉडी को जरूरत ही नहीं है बाकी चीज़ों की, तो दे क्यों रहे हो? जब जरूरत पड़ेगी तब बढ़ाओ। वो वाला जैसे वॉल्यूम का होता है, अगर तुम 4 सेट में ग्रो कर रहे हो तो 5 सेट करने की जरूरत क्या है? सेम चीज़। तो अगर मैं चिकन और राइस में ग्रो कर रहा हूँ तो चिकन और राइस खाऊंगा जब जब तक ग्रो करूंगा। जब उससे ग्रोथ कम होगी तब कुछ और दिमाग लगाऊंगा। और बाकी अब तो खर्चा कम हो गया, पहले तो प्रोटीन भी खरीदना पड़ता था, अब तो प्रोटीन वोटीन आ जाता है स्पॉन्सर्ड ब्रांड से, तो खर्चा कम ही हो गया, ज़्यादा कुछ होता नहीं है। तो मन्नू भाई ये बताओ, दिल्ली गैंग की पूरी स्टोरी समझाओ कि दिल्ली गैंग के अंदर कौन कौन है और कैसे मिले आप सारे। यार दिल्ली गैंग के अंदर ना अब बहुत ज़्यादा बंदे अपने आप को बीच बीच के ऐड करने लग गए हैं। हाँ। पर दिल्ली गैंग के जो कोर मेंबर्स हैं वो जो थे वो गिनती गई थे। वो मैं था, अमन था, आरुष था और बस हम ही थे। और लैला? पता था नहीं लैला नहीं था। अच्छा लैला जॉब करता था। अच्छा। हम ही थे, हम कोर मेंबर थे। जो नौकरी करता है वो नहीं होएगा? हाँ? जो नौकरी करता है वो मिल नहीं पाता था ना हमसे। मैं तो लैला को जानता भी नहीं था तब। लैला मेरे से पता कैसे मिला? लैला की स्टोरी बताता हूँ तो मैं, फनी स्टोरी चाहिए ना, देखो गलीज इंसान है। लैला आरुष के साथ आया, मैंने आरुष को बोला भाई सुबह पराठे खाने चलते हैं, कहता ठीक है। मैं पराठे खाने गया, पराठे खा रहे हैं हम, वो लैला को लेके आया वो अपने साथ। तब जानते नहीं तो भाई आपने सोचा लैला लड़की है कोई? मैं गया, मैंने 3 पराठे ऑर्डर करे, तीनों के पैसे दिए मैंने बोला आरुष को, मैं कहा खा लिया मैं पराठा? मैं कहा भाई पैसे? आरुष कहता मैं पेटीएम कर दूंगा तेरे को बाद में, ठीक है। मैंने लैला को बोला, मैं कहा भाई पैसे पराठे के? कहता मैंने बोला था तुझे ऑर्डर करने के लिए। मैं कहा मैं इससे पहली बार मिला हूँ, कैसे बात कर रहा है? कहता मैंने बोला था खिलाने के लिए, इतना गंदा पराठा खिला दिया तूने मेरे को, ये वो मेरे को इतना गुस्सा आया था। मैं भाई कितना गलीज इंसान है, कौन है ये? मगर तू किसको लेके आया हुआ? इतना गलीज इंसान है, मतलब वो जैसा यूट्यूब पे है ना उससे डबल गलीज। मतलब टोन डाउन करना पड़ता है उसे यूट्यूब पे? नहीं टोन डाउन नहीं, हाँ काटना पड़ती है उसकी चीजें। वो अपने आप को बड़ा अच्छा दिखाता है कि मैं तो फनी हूँ, वो एकदम चीप है भाई। मारने का मन करता है उसे, और जो हम मारते हैं उसे वो लगा देता है सिंपैथी के लिए कि ये देखो ये मुझे मारते रहते हैं, मैं वीक हूँ। वरना वो बहुत गलीज इंसान है भाई, पैसे नहीं देता, कुछ नहीं करता। ऐसा नहीं है पैसे कमाता नहीं है, देता नहीं है। कहता नहीं मेरे में नहीं है पैसे, ऐसे ही है भाई, बहुत चीप इंसान है वो। लैला हर्ट नहीं हो रहा होगा? मिला पॉडकास्ट कैसे? देख के लैला हर्ट नहीं होगा ना? हाँ वैसे पॉडकास्ट देख के लैला हर्ट नहीं होगा? वो गलीच है वैद, क्या कहता रहा हूँ, वो तो बोलेगा हाँ भाई। तो ऐसा ही है भाई। तो दिल्ली गैंग से मतलब मुलाकात कैसे हुई थी सबसे? यूट्यूब के थ्रू या फिर क्या? दिल्ली गैंग से क्या था कि मैं जब लॉकडाउन हुआ था ना, तब अमन को वेट चाहिए थे, तो मेरे घर पे वेट्स पड़े थे, तो उसको 1 rep max चेक करना था। तो मैं अमन से भी नहीं मिला था कभी, तो अमन तब फर्स्ट टाइम मेरे घर आया, वेट्स लेके गया। उसके बाद लॉकडाउन खत्म हुआ, हमने एक प्लान बनाया साथ वर्कआउट करने का, तो अमन के साथ मैं एनी टाइम फिटनेस गया, वहां पे आरुष और वैभव आया हुआ था। तो फिर उसके बाद मैं आरुष और वैभव से मिला, और तब कोई भी यूट्यूब नहीं करता था, सिर्फ मैं करता था। तो मैंने आरुष, अमन और वैभव तीनों को बोला, मैं कहा भाई यूट्यूब चैनल चालू करो अपना। आरुष करता था पर वो पहले डालता था, फिर उसने बंद कर दिया था, वो फिटनेस कंटेंट डालता था। फिर आरुष ने बोला चल भाई मैं भी शुरू करता हूँ। फिर आरुष ने शुरू करा, उसने फिटनेस कंटेंट डालना शुरू करा। अपन लोगों को उसका मजाक का जो साइड है, जो उसका फनी साइड है, वो बहुत पसंद आने लगा लोगों को। तो हमने ये डिसाइड करा कि तू भाई अपना पूरा फनी साइड ही दिखा, तू फिटनेस हटा दे, तो फनी साइड दिखा। और जब उसने फनी साइड दिखाना शुरू करा तो लोग बूस्ट हो गया। फिर लैला की एंट्री हुई, फिर जब लैला की एंट्री हुई तब तो फिर वो अलग ही बंदा है, वो लैला ने character तबाही ही मचा अलग दी। है। मैं तो ये सोचता हूँ कि लैला अगर अच्छे से शिद्दत से कंटेंट डालना शुरू करे ना, पूरे वर्ल्ड के अंदर उससे ज्यादा फनी बंदा नहीं है कोई, मेरे को तो ऐसा लगता है। बहुत फनी बंदा है भाई। मतलब तू बोर हो रहा है, तेरे को कुछ करना है, लैला भाई का है, आजा भाई चल ठीक है, उसके साथ बैठ जा बस भाई, वो तेरे को हंसा हंसा के पागल कर देगा। एक दिन, 2 मिलना दिन पड़ेगा तो लैला पता भाई ही से। नहीं लगेगा कैसे निकल रहा है। बहुत मस्त बंदा है, बस वो थोड़ा कंटेंट पे मेहनत नहीं दिखाता जैसे मैं नहीं दिखाता, पर अगर वो दिखाया तो बढ़िया है। उसके बाद एक बार मिले, उसके बाद फिर वर्कआउट में मिलते मिलते अपनी दोस्ती यारी हो गई। बढ़िया है भाई। जैसे मेरा ये पूछना था कि लोग मन्नू को मोस्टली पावर लिफ्टिंग के थ्रू जानते हैं, मैं भी वैसे ही जानता था। यूट्यूब पे देखते हैं, यूट्यूब पे लाइफ एक लिमिटेड ही होती है। तो मन्नू चौधरी पावर लिफ्टिंग के अलावा और मतलब हाउ ही इज एज अ पर्सन, क्या क्या करता है, क्या हॉबी है, क्या? पूरे दिन सोता हूँ भाई, लिटरली मजाक से हट गया, मैं सोता हूँ बस। भाई रिकवरी के लिए मतलब ये करना नहीं पड़ता है? मैं सोता हूँ, रिकवरी नहीं, मैं सोता हूँ यार। मेरे को आलस आता है यार, मैं यार जिम कर लिया, चलो अब क्या करूँगा बाहर जाके। ये मुझे फ़ोन करता है भाई मिलने आजा बाहर, मैं आ रहा हूँ यार चलते, फिर मैं सो जाता हूँ। यार क्या करना बाहर जाके, यार सो जाओ। मेरे को इतना इंटरेस्ट नहीं आता। जैसे अगर कोई चला गया बाहर, फिर तो जैसे कहीं पे भी चले जाओ, वो मोमोज खाने चले जाता हूँ बस, और कुछ नहीं, सोता हूँ। ठीक है भाई, ओके। 16-15 घंटे सोता हूँ आराम से।
तो मन्नू एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे ज़्यादा यही important है। हाँ मतलब बहुत इंपॉर्टेंट एज इन तेरे पर्सनल लेवल पे, कि एक स्ट्रगल 2023 में जो तूने फेस करी हो जो किसी को नहीं बताया अभी तक, जो तूने मतलब खुद जो मैंने you बताया went नहीं through, किसी को। हाँ दैट यू वेंट थ्रू, जो तूने शायद शेयर नहीं करी हो, या फिर एक बहुत बड़ी स्ट्रगल तूने एक्सपीरियंस सोचना करी। पड़ेगा यार। हाँ, तो मेरे को भी पता है, और मैंने बताना था पर फिर वो मैं बता भी नहीं पाया। पता है क्यों? क्योंकि मैं एशियन में हार गया। मैं इतना ज़्यादा मेंटली फक्ड अप था ना इस पूरी एशियन प्रेप के अंदर। मेरे को लिटरली, मैं गाड़ी में बैठ के मेरे आंसू निकलने को हो रखे हैं पूरा, क्योंकि मैं इतना डरा हुआ था ना इस एशियन के प्रेप को लेकर, क्योंकि सारे इतने तगड़े बंदे आ रहे थे ना। और ये पहला ऐसा कंपटीशन था जिसमें मुझे अपने आप पे बिलीव नहीं था पूरा कि मैं जीत सकता हूँ। मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं रीजन था मेरा कि मैं हारा हूँ। छोटा सा वो Self क्रीपन belief कर नहीं गई था। थी आवाज़। वो एक इनर वॉइस होती है ना, हमारे अंदर की इनर वॉइस होती है, वो कहीं आने ना दी कहीं वो। कहती रहती थी कि यार बहुत तगड़े बंदे आ रहे हैं, बहुत तगड़े बंदे आ रहे हैं, मुश्किल है जीतना। क्योंकि वो 22-23 साल के हैं, मैं। बट इंटरनेशनल लेवल पे तो यार अब हाँ वही आप तो, बड़ी मैं लीग ना में आ गए हो। मेंटली बहुत ज़्यादा इस पूरी प्रेप के अंदर ना बहुत ज़्यादा वीक फील हुआ मुझे। और मैं मतलब बहुत टाइम मुझे ऐसा लगा कि यार मुझे कोई चाहिए जो मुझे गाइड करे, मुझे एक गाइडेंस चाहिए थी इस पूरे के पूरे प्रेप के अंदर। मुझे एक बंदा चाहिए था जिससे मैं जाके ना पूछ सकूं कि मुझे डर लग रहा है, मैं क्या करूं, मुझे डर लग रहा है, मुझे हारने से डर डर लग रहा है कि यार अगर मैं हार गया तो क्या होगा। वो जो डर था ना हारने का, वो इतना ज्यादा मेरे माइंड पे कर रहा था ना कि अगर मैं हार गया तो क्या होगा, हार गया तो बीच क्या में होगा। लगा प्रेप क्विट कर देता हूँ मैं, छोड़ ही देता हूँ। नहीं, क्विट का नहीं आया, पर मेरे दिमाग में ये आ रहा था कि यार अगर मैं हार गया तो क्या होगा। मेरे दिमाग में यही क्वेश्चन बार 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 बार, जब भी कोई वेट फेल कर रहा है, कुछ कर रहा है, मैं अगर मैं हार गया तो क्या होगा। पर वो अब दिख गया, हार गया। तो बट वो तो वो डर चला गया अब एक तरीके से। तो स्ट्रगल किस चीज़ की, वो डर की थी, अपने साथ जो यार डायलॉग था वो था? मैंने एक बार ना साकेत के साथ एक वीडियो करी थी मैंने। जब तू 2000 कब गया था, 22 में? नहीं, हाँ 22 में गया था। तो साकेत ने मुझसे पूछा था कि भाई जब तू हैवी वेट लिफ्ट करने जाता ना तो तेरे माइंड में थॉट क्या रहता है। वो फेमस भी हुई थी बहुत वीडियो। हाँ, वो बहुत फेमस हुई थी, मुझे लगा नहीं था, मैं तो जो ऑन द स्पॉट आता है कह देता हूँ। मैंने उसे बोला था कि यार बाहर के लोगों को हराना इतना मुश्किल नहीं है, अपने इनर थॉट से विन करना है। अगर तुमने अपने इनर थॉट्स को हरा दिया तो बाहर के लोग तो आउटर फोर्स है, उनको क्या। मैं अपनी इनर वॉइस से ना जीत ही नहीं पा रहा था। मैं अपने आप को कन्विंस नहीं कर पाया पूरे प्रेप कि मेरे को कोई हरा ही नहीं सकता। एक कहीं ना कहीं मुझे पता था कि यार मैं हार सकता हूँ, क्योंकि वो बहुत तगड़े बंदे आ रहे थे भाई। पर मैं फिर भी वीडियोस में बार बार बोल के अपने आप को बिलीव करवाना चाह रहा था कि नहीं, मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा। तो वही चीज मैं कोशिश कर रहा था, लेकिन वो हो नहीं पाया। और मैंने कितनी बार सोचा कि मैं वीडियो में जाके बता दूं ऑडियंस को कि यार मेरे जो भी को फील ऐसा हो रहा फील हो है। रहा है। पर फिर मैंने सोचा यार अगर मैं उनको जाके बता दूंगा ना तो मैं अपनी वीकनेस नहीं दिखाना चाहता कंपटीशन से पहले। क्योंकि अगर मेरे कंपेटिटर्स देख लेंगे तो फिर वो बहुत ज़्यादा वो हो जाएंगे, उनके लिए मोरल हाई ग्राउंड आ जाएगा कि अरे ये तो पहले ही हार मान लिया इसने। तो मैंने वो दिखाया ही नहीं। फिर कंपटीशन के बाद मेरे को मन ही नहीं हुआ बताने का ये सब चीज़ें। और मेंटली मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुका था इस प्रेप में। लिटरली एकदम मुझे बिल्कुल मन नहीं कर रहा था किसी से बात करने का। मैं पूरे दिन घर पे बैठा रहता था और ओवर थिंक करता रहता था। यही था जो मैं किसी को बता ही नहीं पाया, घर पे भी नहीं बात कर पाया किसी से, क्योंकि मम्मी को समझ नहीं आती थी स्पोर्ट्स की बातें, बहन भी स्पोर्ट्स में नहीं है। और मैंने एथलीट्स जो दोस्त है वो पावर लिफ्टिंग का कोई नहीं है मेरा इतना, बाहर के हैं, तो उनसे बात करी, वो मुझे यही कहते थे कि इतना मत सोच, हार गया तो क्या हुआ। पर वो प्रेशर नहीं समझ रहे थे ना। पर ये प्रेशर मुझे पता कब समझ आया, जब वर्ल्ड कप हुआ था, जब 200-300 करोड़ लोग इंडिया टीम को वो कर रहे थे कि जीते ही जीते। मैं सो गया उस दिन, तेरे को पता मुझे इतना डर डर लग रहा था। मैंने मैच नहीं देखा। मैंने मैच इसलिए नहीं देखा क्योंकि मुझे वो प्रेशर अपने आप लग रहा था। मैं कहा यार ये इतना प्रेशर कैसे झेल खुद के बैठे हुए व्यूअर हैं होके बस। कि अगर ये हार गए तो वो 200-300 करोड़ लोग करेंगे क्या इनका। पर जब वो हारे ना और लोगों ने उन्हें पॉजिटिव रिएक्शन दिया तो मेरे को भी थोड़ा अंदर से आया कि यार, पर मेरे को तो मिला नहीं पॉजिटिव रिएक्शन। भाई मेरे को तो रिएक्शन, गाली दे रहे थे तो रिएक्शन मैं तो जब हारा तो मुझे सब गाली दे रहे थे कि अबे क्या हवाबाजी कर दी तूने, ये वो ये वो। मैं कहा यार क्या यार, रिएक्शन तो मोदी जी का था। कोई नहीं, होता है होता है। मैं कहा हार गया यार, ठीक है नेक्स्ट Changing room टाइम में। जीत जाऊंगा, क्या चीज है। अब हार गया ना तो अब मुझे डर नहीं है। मुझे लगता है नेक्स्ट प्रेप में कोई सी भी करूंगा मुझे ये नहीं रहेगा कि हार गया तो क्या, हार चुका हूं। आज तक मैं हारा हूं, ऐसा नहीं है मैं कभी हारा नहीं हूं। पर मैं सोशल मीडिया पे जब से मैं आया तब से मैं नहीं हारा। तो मेरी एक इमेज बनी हुई थी इनविंसिबल, कि मन्नू को तो कोई हरा ही नहीं सकता। कभी कोई बंदा कहते नहीं था कि मैं इसे हराऊंगा आगे। उनके दिमाग में, सबके दिमाग में ये था कि यार ये तो आएगा तो जीतेगा ही। तारा सिंह। हाँ, अब मैं हार गया ना तो मेरे दिमाग से प्रेशर चला गया। मैं कहा छोड़, अब तो प्रेशर खत्म। वो रिकॉर्ड क्लीन जैसे बोलते हैं, अनडिस्प्यूटेड रखना, एकदम जीरो। कोई नहीं, एक बॉक्सर था, वो एक बार हारा था, उसके बाद 200 फाइट अनबीटन गया था पूरे अपने करियर। उसका कुछ ऐसा था 40 विंस और फिर एक लॉस और फिर 200 विंस। तो ऐसे था। तो मेरा भी ऐसे ही रहेगा, एक बार हार लिया बस काफी है।
और नहीं हारना। तो मन्नू भाई एंड नोट पे एक एडवाइस जो आप सारे यंगस्टर्स को देना चाहते हो और जो भी आपके फैंस हैं फॉलोअर्स हैं उन सबको। मैं सबको यही एडवाइस देना चाहूँगा भाई, मैं वो सोच रहा था तब से कि क्या बोलूँ, पर मैं यही बोलना चाहूँगा कि ना आजकल ना सोशल मीडिया के चक्कर में ना सब लोग ना एक जैसा बनने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे उनके इन्फ्लुएंसर जो भी उन्हें इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, क्योंकि सब लोग एक क्या कहते हैं जेंजी कल्चर टाइप में पार्टी वगैरह इन सब, या फिर अगर कोई जिम कर रहा है तो जिम करना ही चाहते हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि अपने आप को ना किसी चीज़ में ढालने की कोशिश मत करो। तुम्हारा जीन यूनिक है, तुम्हारा माइंड यूनिक है, तुम्हारा रहने का तरीका यूनिक है, तुम्हारे जैसा इंसान आज तक पैदा नहीं हुआ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि तुम अपना पहचान अपने आप से बनाओ। ये मत कभी फील करना कि अगर तुम्हें कोई 10 बंदे कह रहे हैं ना अबे भाई तू तो क्या कर रहा है, कोई लाइफ एंजॉय कर ले, क्योंकि मुझे कहते हैं लोग, जैसे मेरी दिल्ली गैंग है वही कहती है कि अबे क्या लोहा उठाता रहता है, उनका पर्सपेक्टिव अलग है लाइफ का। लोहा उठाता रहता है, कुछ कर ले। मैं उन्हें कहता हूँ हाँ अरे ठीक है भाई कोई नहीं भाई, मेरे को, मैं उनके सामने हाँ कह देता हूँ, पर मेरे को अपने आप पे इतना भरोसा है कि मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। मुझे पता है कि भले ही मैं बहुत स्मॉल ऑडियंस को टारगेट कर रहा हूँ, लेकिन वो कुछ बच्चे हैं जो मैंने, जब मैं एक उन कुछ बच्चों में से था जिनको मैंने देखा कि अरे यार गुरुजी कुछ अच्छा कर रहे हैं, मैं भी ऐसा कर सकता हूँ लाइफ में। तो क्या पता कोई बच्चा हो जो कर रहा हो और वो मुझे देख के सोचे कि भाई इसने पावर लिफ्टिंग के अंदर कुछ करा है तो मैं भी कर सकता हूँ। मैं बस वही किसी के लिए करना चाहता हूँ। और अपने आप को यूनिक होने से डरो मत, अच्छी बात है यूनिक होना। और अगर कोई तुम्हें गलत कह रहा है तो उससे लड़ो मत, कह दो हाँ भाई ठीक है तू ही सही है, हाथ जोड़ लो उसके सामने और अपनी मेहनत करते रहो। 1-2 साल बाद वही आएगा तुम्हारे पास, कहता भाई तूने तो फाड़ रखी है भाई सबकी, वही वाला scene। मेरे साथ हुआ था ये बहुत पहले। बस यही है, बी यूनिक एंड कीप वर्किंग हार्ड, बस। थैंक यू सो मच भाई पॉडकास्ट पे आने के लिए। थैंक यू भाई। थैंक यू। हाथ भी कितना बड़ा है भाई इसका।